चलिए, वेलकम बैक गाइस। इनकम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ लॉ पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं इनकम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब इनकम में क्या क्या चीजें आती है। तो ये बेसिकली जनरल इंफॉर्मेशन है, काय से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड। ठीक है, तो पहली बात, इनकम का मतलब क्या होता है। तो नॉर्मली जो पीरियोडिकल आपको रिटर्न्स मिलते हैं, तो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आप एफर्ट्स एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको जो पीरियोडिकली मॉनिटरी रिटर्न मिलते हैं विथ सम रेगुलरिटी, इसको इनकम कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशन है। ये जो पहला डेफिनेशन है ना, कि पीरियोडिकल रिटर्न्स होना चाहिए और उसमें कुछ रेगुलरिटी होनी चाहिए, मतलब मंथली मिल रहा है, वीकली मिल रहा है, डेली मिल रहा है, इस टाइप की चीजों को इनकम कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सेंस में। बट इनकम टैक्स में ये भी बोला है कि भैया अगर नॉन मॉनेटरी रिसीट रही, मॉनेटरी नहीं रही, मॉनेटरी मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। अब नॉर्मली क्या होता है इनकम, मतलब नॉर्मली जनरल सेंस में क्या होता है इनकम, मतलब भैया ऐसा पैसा जो आपको पीरियोडिकल टाइम पे मिलता है। ठीक है, एक रेगुलरिटी होती है। बट इनकम टैक्स में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, दो चीजें है। एक है ये मॉनेटरी रिटर्न्स, भाई, एक है ये मॉनेटरी रिटर्न्स और दूसरा है रेगुलरिटी। जब मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूं, तो पैसों के टर्म्स में जो चीज मिलती है उसको इनकम कहते हैं। और कुछ ना कुछ रेगुलरिटी होना चाहिए, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ही मिलना चाहिए। जैसे मंथली मिलती है सैलरी, ईयरली कुछ मिल रहा है, वीकली कुछ मिल रहा है, उसको इनकम कहते हैं जनरल सेंस में। बट याद रखिए, ये दो मेनो मेजर्स इनकम टैक्स में कोई काम के नहीं है। इनकम टैक्स में रेगुलरिटी नहीं भी रही तो भी उसको इनकम माना जाएगा। जैसे लॉटरी वाली इनकम, मैंने आपको बताया था ना, अगर लॉटरी से जीतते हो तो 30% टैक्स है, स्पेशल इनकम है वो। तो लॉटरी वाली इनकम, उसमें कोई रेगुलरिटी होती है क्या कि भैया हर 3 महीने में आपको लॉटरी लगेगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बट उसको इनकम टैक्स में इनकम माना गया है। ये बोला है मॉनिटरी होना चाहिए, मॉनिटरी होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। मॉनिटरी मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। बट इनकम टैक्स में कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब इनकम टैक्स में मॉनिटरी हो, नॉन मॉनिटरी हो, वो इनकम मानी जाएगी। रेगुलर मिल रही हो, कभी कभी मिल रही हो, उसको भी इनकम मान लेंगे। तो भैया इन्होंने इनकम की डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी दे रखी है। और इनकम 5 हेड्स में डिवाइडेड है। इनकम 5 हेड्स में डिवाइडेड है, ये आपको पता है। और हर हेड का एवरी हेड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, हर हेड का फर्स्ट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन बताएगा। हर हेड का फर्स्ट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन रहेगा। उसमें दिया रहेगा कि कौन सी इनकम इस हेड में आती है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का 22 है, ये याद मत रखो, आगे पढ़ने वाले, मैं बस बता रहा हूं आपको। पीजीबीपी का 28 है, कैपिटल गेन्स का 45 है, आईएफओएस का 56 है, सैलरी का सेक्शन 15 है। तो भैया ये सारे हेड्स आपको बताएंगे कि कौन सी इनकम उस हेड्स में आती है। तो जहां ये सेक्शन है ना 224, इसके अंदर पूरे इनकम की लिस्ट दे रखी है। बट मैंने वो लिस्ट यहां से गायब कर दी, क्योंकि अभी ना आपको समझ में आएगा और उसको अपन आगे डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो यहाँ पे जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट करके कोई सेंस नहीं है, कचरा करके कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल सेंस में जो पीरियोडिकल मॉनिटरी रिटर्न मिल रहा है आपको विद सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी, वो इनकम है। बट इनकम टैक्स में नॉन मॉनिटरी रिसीट्स भी इनकम रहती है, चाहे पैसा मिला हो या पैसे के वर्थ का कुछ मिला हो। जैसे मैंने आपको क्लासेस दिया, फीस है 28,000, पूरे ग्रुप 1 का फीस है 28,000। आपने बोला सर पैसा तो नहीं है देने के लिए, बट मेरे दुकान में एक टीवी लगा है 43 इंचेस का, आप वो टीवी ले लो मेरे से। मैंने बोला ठीक है, लाके दे दे। तो मैंने आपको क्लासेस दिया, बदले में आपने मेरे को पैसा दिया क्या? नहीं, मॉनेटरी नहीं है। आपने मेरे को इन काइंड दिया, कुछ और बदले में चीज दिया। तो क्या आपका जो टीवी मेरे को मिला है ये मेरे इनकम में नहीं आएगा? आएगा, मेरे इनकम में आएगा। नॉन मॉनेटरी रिसीट भी इनकम मानी जा सकती है अगर उसमें मनी का वर्थ है, मतलब उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी इनकम कितनी रहेगी फिर इस साल की?
मान के लो बाकी इनकम मेरी 25 लाख है और एक टीवी लिया है मैंने, तो मैं 25 लाख का जो परसेंटेज होता है वो दूंगा, प्लस टीवी का 30% दूंगा। टीवी फोड़ के 30% इनकम टैक्स ऑफिसर को दे दिया, ये ले 30% टैक्स। अरे ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको इन काइंड मिलता है कुछ, तो उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू जो आपको मिल रहा है, जो मेरे को टीवी मिला, उसका मार्केट वैल्यू मेरी इनकम माना जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज ये इनकम का मीनिंग था, जो कह रहा था मॉनेटरी रिटर्न्स विद सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी, बट हाउएवर इनकम टैक्स में नॉन मॉनेटरी रिसीट को भी इनकम माना जा सकता है। रेगुलरिटी ऑफ इनकम, नॉर्मली इनकम रेगुलरिटी के साथ अराइज होती है, बट इनकम टैक्स में वन टाइम रिसीट और इरेगुलर रिसीट को भी इनकम माना जाता है। जैसे आप लॉटरी के पैसे आपको लग गए, आपने पत्तों में पैसे जीत लिए, जैसे शादी में गया मैं, पत्तों में मैंने 20 लाख रुपए जीत लिए। ठीक है, अगर ये मेरे को अपने अकाउंट में जमा करवाने हैं ना, मेरे को इस पे टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर मैं कैश में रख के उड़ा देना चाहता हूं, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा मैंने पत्तों में पैसे जीते, क्योंकि मेरी इनकम पता कहां से चलती है, मेरे बैंक अकाउंट से। मैंने पत्तों में पैसे जीते। अभी किट्टू की शादी थी, हमने वहां पे जीते थे 50,000 रुपए। अब दोस्त दोस्त खेल रहे थे, तो वो मैंने मेरे बैंक अकाउंट में जमा नहीं करवाए, वो मैंने उड़ा दिए। कैश में ही आए, कैश में ही गए, कोई नामो निशान नहीं है उसका। हाँ, अगर वो कैश को मैं बैंक अकाउंट में जमा करवाता था ना, तो मेरे को उसको अपने रिटर्न में दिखाना पड़ता था। नहीं तो फिर असेसिंग ऑफिसर पूछता था, ये जो 50,000 का एंट्री है, ये कहाँ का पैसा है बताओ। ठीक है, हाँ। तो क्या जरूरी है इनकम कैश में ही मिलना चाहिए? कैश मतलब हार्ड कैश नहीं होता है। यहाँ पे कैश का मतलब है कि इन फॉर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। क्या जरूरी है इनकम पैसों में ही मिलना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि इनकम नीड टू बी रिसीव्ड इन कैश। इनकम काइंड में भी मिल सकती है। काइंड में मतलब आपको कोई बदले में चीज मिल रही है, इन काइंड। इन काइंड मतलब क्या होता है? इन काइंड मतलब आपको बदले में कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, कोई एसेट मिल रहा है। जैसे आपने मेरे को टीवी दे दिया था, तो वो भी टैक्सेबल रहेगी अगर उसका वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर इनकम इन काइंड मिल रहा है, तो फेयर मार्केट वैल्यू उसका अमाउंट लेंगे और वो टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, इलीगल इनकम। इलीगल इनकम, इलीगल इनकम भी टैक्सेबल है? हाँ कसम सर, इलीगल इनकम टैक्सेबल है? हाँ। देखो, दो टाइप की इनकम रहती है। अभी ये बात मेरी ध्यान से सुनना। एक रहती है ब्लैक मनी या ब्लैक वाली इनकम। ब्लैक मनी और इलीगल इनकम में फर्क है। ब्लैक मनी कौन सा इनकम है? ब्लैक मनी वो इनकम है, ये बहुत सारे बच्चों को बाद में पता नहीं रहता है। ब्लैक मनी मतलब क्या है? ब्लैक मनी का सोर्स लीगल सोर्स हो सकता है, बट उस पर टैक्स नॉट पेड है, उस पर आपने टैक्स नहीं पे करा तो वो ब्लैक मनी है। ठीक है, अगर आपने टैक्स नहीं पे करा तो वो ब्लैक मनी है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ब्लैक मनी का सोर्स इलीगल ही रहेगा, ये लीगल भी रह सकता है, इलीगल भी रह सकता है। उस पर टैक्स अगर पे नहीं करा तो इलीगल है। मतलब अगर मैं जो कोचिंग से पैसा कमा रहा हूं और उसमें मैंने कुछ अमाउंट पे टैक्स नहीं भरा, तो वो मनी मेरा ब्लैक मनी हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ब्लैक मनी का पैसा इलीगल ही रहे। ब्लैक मनी मतलब ऐसी इनकम जिस पे आपने टैक्स नहीं भरा है, दैट्स इट। उसका सोर्स लीगल हो सकता है, उसका सोर्स इलीगल हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि ब्लैक मनी मतलब ऐसा पैसा जो आपने गलत तरीके से कमाया हुआ है ना। ब्लैक मनी मतलब ऐसा पैसा जिस पे आपने टैक्स नहीं भरा है। उसका तरीका सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने अगर सही तरीके से पैसा कमाया, जैसे ये बच्चों को मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो भैया इसमें दुनिया भर के एफर्ट है, दिन भर बड़बड़ करना पड़ता है, गला दुखता है मेरा। और ये कुछ गलत है क्या काम? नहीं, बच्चों को पढ़ाना बहुत पवित्र काम है भाई। बट अगर मैं इस पे आपसे मेरे को पैसा आ रहा है, साल भर में मेरे को समझ लो 5 करोड़ आए, और 5 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ ही मैंने दिखाए, 3 करोड़ मैंने गुल कर दिए। वो कैसे गुल करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सीख जाओगे। तो जो 3 करोड़ है, ये मेरी ब्लैक मनी इनकम है, ये मेरी ब्लैक इनकम है, क्योंकि इसका सोर्स तो सही था बट इसमें मैंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है, तो वो हो गया ब्लैक मनी। ठीक है, ब्लैक मनी ऐसा पैसा जिस पे आपने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है, वो ब्लैक मनी होता है। ठीक है, अब ये सर इलीगल इनकम क्या रहती है? इलीगल इनकम मतलब जो इनकम कमाने का तरीका है वो गलत है। जैसे किसी का आपने मर्डर किया, सुपारी लिया आपने,
किसी को किडनैप करके फिरौती मांगी आपने, ये इलीगल इनकम है। आप स्मगलिंग कर रहे हो, आप स्मगलिंग कर रहे हो, मतलब जो चीज अलाउड नहीं है लाना आप उसको लेके आ रहे हो। अब वो बीच में आया था ना, सांप का पॉइजन बेच रहे हो आप, ये गलत है, ये करना लॉ मना करता है, तो ये इलीगल इनकम हो गई। इलीगल मतलब जो लीगल नहीं है, जिसको लॉ ने मना कर रखा है, वो इलीगल इनकम है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। अंकित भैया हमारे, मैंने उसको बोला अंकित इस आदमी को उठवाना है। अंकित बोले सर ठीक है हो जाएगा, उठा लेंगे, पैसे लगेंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने ₹1,00,000 दे दिए इस आदमी को उठवाने के लिए, मजाक कर रहा हूं, बस एग्जाम्पल है, समझो। ठीक है, तो अभी ये किडनैपिंग करी है। एक मिनट ना, अभी ये किडनैपिंग करी है हमने। अब किडनैपिंग करके जिसको पैसा मिला, मान लो मेरे को मिला, अंकित को मिला, किसी को भी मिला, अब ये इलीगल इनकम है, क्या इस पे टैक्स लग सकता है? तो देखिए, लीगैलिटी अलग चीज है और टैक्स अलग चीज है। तो जैसे अगर मान के चलो आपने किसी को उठवाने की मेरे को सुपारी दिया, सर इसको उठवा लो, इसको उड़ा दो, और मैंने उसको उड़ा दिया। ठीक है, मैं मच्छर नहीं मार सकता हूं, लोगों को उड़ाने की बात कर रहा हूं, अलग बात है। ठीक है, तो अब जो आपने मेरे को पैसा दिया ना, ये इलीगल है, बट क्या इस पर टैक्स लगेगा? हाँ, लिखा है इलीगल इनकम भी टैक्सेबल है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर किसी को उड़ाना गलत है, अगर आप कह रहे हो इस इनकम पे टैक्स लगेगा, इसका मतलब क्या है कि आपने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बताया कि जो 5 लाख रुपए मैंने कमाए हैं किसी को उड़ा के कमाए हुए हैं, बराबर ना, किसी को उड़ा के कमाए हुए, तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? सर टैक्स लगने के पहले पुलिस नहीं आएंगे आपके घर पे? तो देखिए, ऐसा होता है कि इलीगल इनकम कोई आदमी खुद से दिखाता नहीं है, बट जब पकड़ा गया तब अगर पता चला कि ये जो पैसा इसने कमाया है प्रणव चांडक ने 5 लाख रुपए, ये इलीगल है, ये इलीगल सोर्स से आया हुआ है, तो दो चीजें होंगी। एक, इंडियन पिनल कोड के तहत मैं जाऊंगा जेल, और दूसरा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जेल चले गया तो काम खत्म, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा वो भैया वो 5 लाख पे टैक्स भी तो दे, वो भी तो तेरी इनकम है। तो इलीगल इनकम भी टैक्सेबल होती है, बट हकीकत में कोई भी अगर किसी की इलीगल इनकम है तो वो दिखाता नहीं है। कोई नहीं दिखाएगा भाई, क्यों कोई दिखाएगा कि मैंने गलत काम करके पैसा कमाया है, उस पर टैक्स ले लो। ये जब इतनी ईमानदारी नहीं है कि गलत काम ना करे, तो क्या किसी में इतनी ईमानदारी रहेगी कि वो खुद से जाके बताए? मतलब इधर लोगों को मर्डरा कर रहे हो आप, और इधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोल रहे हो देखो मैं अच्छा टैक्स पेयर हूं, बहुत बढ़िया सिटीजन ऑफ इंडिया हूं मैं, मैंने उसको मारा है, उससे मेरे को पैसे मिले, उसका 30% आप ले लो, टैक्स ले लो। आप कोई बताएगा ऐसे? नहीं। बट लॉ कहता है, लॉ में प्रोविजन तो होनी चाहिए, लॉ कहता है कि भैया इलीगल इनकम हो, लीगल इनकम हो, टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, अब लॉ में बोला है पर कोई टैक्स नहीं भरता, लीगैलिटी ऑफ सोर्स इज इररेलेवेंट। जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लीगल है इलीगल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टैक्स हमेशा लेंगे। ठीक है, अब आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूं। पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब मान के लो मैं बता रहा हूं आपको, मैं स्मगलिंग कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, स्मगलिंग कर रहा हूं कुछ आइटम्स की, और यहां से मैंने 150 करोड़ रुपए कमाए साल भर में। अब ये 150 करोड़ अगर मैं बोलूंगा कि मेरी स्मगलिंग की इनकम है, तो मेरे को पुलिस जेल में डाल देंगी। बट ये पैसा क्योंकि इलीगल है, स्मगलिंग अलाउड है, सॉरी नॉट अलाउड है, तो ये पैसे को मेरे को कैश में लेना पड़ेगा, और ऑब्वियसली स्मगलिंग में सारा ट्रांजैक्शन कैश में होगा, और अगर कैश में होगा तो मैं उसको कहीं पे भी लीगली कायदे से खर्च नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं बताऊंगा ही नहीं ना किसी को। ये मैं बैंक में नहीं डाल सकता, ये मैं बैंक में डालूंगा ना, अगर ये मैं अपने बैंक अकाउंट में डालूंगा तो मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा कि प्रणव चांडक इसका सोर्स क्या है बताइए, सोर्स बताइए भैया।
अब मैं बोलूंगा अरे वो कुछ नहीं, हमने उस सांप का पॉइजन है ना उसकी स्मगलिंग करी है। तो टैक्स वैक्स की तो बाद में बात होगी, पहले मैं जाऊंगा जेल, पहले मैं जाऊंगा जेल। फिर अब इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं पता है? इससे बचने के लिए लोग बहुत अलग अलग तरीके बनाते हैं। जैसे बनाते हैं एक होटल, ठीक है, होटल बनाया 10 करोड़ का, ये 150 करोड़ का पैसा है, ये अपने 10-12 दोस्तों को दे दिया, A B C D E F ऐसे 15-20 लोग को दे दिया। इसमें से कितना दिया? समझ लो 20 लोगों को मैंने दे दिया 10 करोड़ रुपया। मतलब हर एक बंदे को 50-50 लाख रुपया। और सबको बोला एक काम करो, तुम ये मेरे को इन द फॉर्म ऑफ लोन दो। और ये 10 करोड़ का होटल जो बन रहा है, इसमें 6 करोड़ लगेगा व्हाइट और 4 करोड़ लगेगा ब्लैक। है क्या बोल रहे हो सर? हाँ सुन लो, 6 करोड़ व्हाइट लगेगा, मतलब 6 करोड़ दिखेगा। बट ये 4 करोड़ है ना, अप्रूवल अप्रूवल के लिए मेरे को बाबू को पैसा खिलाना पड़ेगा। जिससे मैंने जमीन लिया है वो बोलेगा कि 1 नंबर में इतना पैसा चाहिए और 2 नंबर में इतना पैसा चाहिए। ऐसे होता है। अगर आप कोई भी लैंड का डील कर रहे हो, आप कितने भी ईमानदार हो, तो आपसे घंटा नहीं फर्क पड़ रहा है। क्यों बताएं? क्योंकि जो बेच रहा है ना, उसको भी तो प्रॉफिट होने वाला है। उसने जमीन खरीदी 2 करोड़ की, आपको बेच रहा है 5 करोड़ की, तो उसको 3 करोड़ का प्रॉफिट है। अब उस 3 करोड़ पे उसको टैक्स भरना है। तो जो आदमी बेच रहा है ना, वो क्या बोलता है पता है आपको? कि देखो मेरे को 3 करोड़ लगेंगे व्हाइट में और 2 करोड़ लगेंगे ब्लैक में, तो 2 करोड़ गायब हो गए। फिर पेपर पे क्या दिखेगा कि जमीन उसने 3 करोड़ की बेची है, 3 करोड़ की बेची है, 2 करोड़ की खरीदी थी, 1 करोड़ का प्रॉफिट है, उस पर टैक्स भर देगा। ऊपर का 2 करोड़ गायब कर देगा वो, ऊपर का 2 करोड़ गायब कर देगा। ठीक है, हाँ ऐसे होता है, हाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये मान लो 10 करोड़ 6 करोड़ लगने वाले 50 लोग को दे दिया, 20-30 लाख रुपए सबने मेरे को दे दिया, मैंने होटल बना दिया। ठीक है, ये होटल अब वाइट हो गया। अब मैं क्या दिखा रहा हूं? होटल में 100% ऑक्यूपेंसी है। डमी कस्टमर्स क्रिएट करके दिखा रहा हूं 100% ऑक्यूपेंसी है और मेरे को होटल की बिजनेस से इनकम आ रही है, मैं होटल से पैसा कमा रहा हूं। और मैं ये जो अपना ब्लैक का पैसा है ना, ये होटल की इनकम दिखा के व्हाइट कर रहा हूं। और व्हाइट कर रहा हूं मतलब इस पे ऑब्वियसली टैक्स भरूंगा, टैक्स भरूंगा, टैक्स नहीं भरने की बात ही नहीं हुई है। बट सर फिर डायरेक्टली ये 150 करोड़ पे भर देते थे ना कि ये बोल के मैंने स्मगलिंग करी है। अरे भाई मैंने स्मगलिंग से पैसा कमाया बोला तो जेल में जाऊंगा, बट मैंने होटल से पैसा कमाया बोला तो जेल में नहीं जाऊंगा। तो ऐसे मैं अपने इलीगल पैसे को लीगल बनाता हूं। ऐसे बहुत सारे तरीके। होटल कर लो, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस चालू कर दो, बोल दो वहां से मेरे को बम पैसा आ रहा है जिसको ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 1 साल में नहीं होगा 150 करोड़ का व्हाइट, ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 साल होगा। और क्योंकि ये आदमी स्मगलर है तो इसकी हमेशा की इनकम रहेगी, तो ये ऐसे 4-5 होटल की चेंज बना लेगा। होता है ऐसे, आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस। ठीक है, खैर चलो, तो अपना सवाल ये था कि लीगल इनकम पे टैक्स लगता क्या? हाँ लगता है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्यूटेड इनकम। डिस्प्यूटेड इनकम ऐसी इनकम जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है, दोनों भाई लड़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं मेरी इनकम है, मेरा भाई अमोल बोल रहा है मेरी इनकम है, हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्प्यूटेड इनकम। क्या इस पे टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा, यस। क्या डिस्प्यूटेड इनकम पे टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा सर, बट पता नहीं है ना किसकी इनकम है, प्रणव की है कि अमोल की है। तो बोलते हैं ठीक है, अब ऑब्वियसली डिस्प्यूट चल रहा है तो कोर्ट में डिसीजन रहेगा। अरे दो लोग के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है मतलब क्या है? घरेलू झगड़ा चल रहा है क्या? नहीं, कोर्ट में केस चल रहा है कि प्रणव की इनकम है कि अमोल की इनकम है, प्रणव की प्रॉपर्टी है कि अमोल की प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट चल रहा है। तो जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देता तब तक जो बंदा ये प्रॉपर्टी की इनकम अपने पास ले रहा है, रेसिपिएंट, उसके हाथों में इनकम टैक्सेबल होगा जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता। ठीक है, लिखा है डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल, मतलब प्रॉपर्टी किसका है उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, डज नॉट स्टॉप टैक्सेशन, टैक्सेशन से नहीं रोकेगा प्रॉपर्टी को। उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम टैक्सेबल रहेगी किसके हाथों में? जिसको वो इनकम रिसीव हो रही है।
ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट, कॉन्टिंजेंट इनकम। कॉन्टिंजेंट आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। कॉन्टिंजेंट एसेट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट मतलब जो चीज होंगी पता नहीं है। अब एक कहानी याद आती है मेरे को इस पे, शेख चिल्ली और उसके हसीन सपने। मैं एक अंडा खरीदूंगा, उससे एक मुर्गी आएगी, वो एक मुर्गी और 2 अंडे देंगी, फिर उससे 2 मुर्गियां आएगी, फिर 2 मुर्गियां, और पहले की 3 मुर्गियां 6 अंडे देंगी, और ऐसे 9 मुर्गियां हो जाएगी। ऐसे लंबा कर करके मेरा पोल्ट्री फार्म बन जाएगा, करोड़ों मुर्गियां रहेंगी मेरे पास, वो हजारों करोड़ हो अंडे देंगी, और मैं दबा के पैसा कमाऊंगा। अरे वो इनकम आई क्या आपको? नहीं आई ना। तो कॉन्टिंजेंट इनकम इनकम नहीं होती है। कॉन्टिंजेंट इनकम, कॉन्टिंजेंट मतलब जो कंडीशनल है, जो अभी एक्चुअली नहीं हुआ है। कॉन्टिंजेंट इवेंट है जिसका पॉसिबिलिटी, जिसका होना ना होना फिक्स नहीं है, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो क्या उसको इनकम मानेंगे? नहीं, जब हो जाएगी तब उसको इनकम माना जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ये करूंगा, मतलब समझ लो एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ये प्लॉट ऑफ लैंड अभी मैंने खरीदा है 2 करोड़ में, बाद में चल के ये प्लॉट ऑफ लैंड आगे आज से 20 साल बाद 200 करोड़ में बेचूंगा मैं। तो जब 200 करोड़ में बेच देगा ना, तब इनकम रहेगी। कॉन्टिंजेंसी इनकम टैक्सेबल नहीं करती है अनलेस द कॉन्टिंजेंसी एक्चुअली हैपन्स। मतलब अगर मैंने 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में बेच दिया, तब जाके इनकम होंगी। ठीक है, मेयर पॉसिबिलिटी इज नॉट टैक्सेबल, मतलब सिर्फ हो सकता है। कॉन्टिंजेंट है बट हो सकता है ना, तो बोले हाँ ठीक है हो सकता है, बट अभी टैक्सेबल नहीं है, जब हो जाएगा तब टैक्सेबल रहेगा। गॉट इट? हाँ। पर्सनल गिफ्ट्स, जो आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, वो आपकी इनकम नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो आईएफओएस में टैक्सेबल है। इसके लिए हम देखेंगे आईएफओएस। ठीक है, ये पर्सनल गिफ्ट आईएफओएस में आएगा। ठीक है। पिन मनी, पिन मनी क्या होता है? पिन मनी होता है घर खर्च के लिए जो पैसे मम्मी को दिए जाते हैं, वो मनी गिवन टू अ वुमन फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। वो इनकम नहीं है, मम्मी की इनकम नहीं है। अब पता है क्यों मम्मी की इनकम नहीं है? देखो, पापा की बिजनेस इनकम है 2 लाख रुपए, महीने की 2 लाख रुपए इनकम है। अब पापा क्या करते? ये 2 लाख रुपए की इनकम पे पापा टैक्स भर लेते। पापा इस पे टैक्स भरेंगे ना, पापा के हाथ में। फिर पापा ये 2 लाख में से 50,000 रुपए मम्मी को निकाल के देते हैं पिन मनी के नाम से। अब ये 50,000 जो पापा ने निकाल के दिए हैं, वो पापा के लिए रहता है ड्रॉइंग्स। आया ना? ड्रॉइंग्स होता है, अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने। तो ये पापा के लिए ड्रॉइंग्स है, तो पापा को इसका डिडक्शन नहीं मिलता। क्या पापा ऐसे बोलते हैं कि भैया 2 लाख मेरी इनकम है, उसमें से 50,000 मैंने घर चलाने के लिए दिया है, तो मेरे को 1.5 लाख पे ही टैक्स लगाओ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरे के पूरे 2 लाख पे टैक्स लगता है। आगे इसका एक कॉन्सेप्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा वापस से। पापा अपने 2 लाख रुपए कमाने के बाद में अपने खुद के खर्च के लिए 50,000 अलग से निकाल रहे हैं, मम्मी को दे रहे हैं। क्योंकि घर चलाना पापा का भी तो काम है जितना मम्मी का काम है। तो पापा मम्मी को दे रहे 50,000 रुपए, पर पापा को टैक्स कितने पे लग रहा है? पूरे 2 लाख पे टैक्स लगेगा। क्यों? अरे ये 2 लाख पापा की बिजनेस इनकम है, और ये 50,000 पापा का पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, और उसका डिडक्शन नहीं मिलता। उसका डिडक्शन नहीं मिलता भैया इनकम टैक्स में। तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये 50,000 पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है? देखो 2 लाख रुपए, 2 लाख में से 50,000 निकाल के पापा ने मम्मी को दिए, बट टैक्स तो पूरे 2 लाख पे लगा है। मतलब ये 50,000 रुपए पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है पापा को। तो मम्मी को जब ये मिलेगा तो मम्मी की इनकम नहीं कहलाएंगी। ये मम्मी की इनकम थोड़ी है, ये पापा ने दिया है, जिस पे पापा ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं। ठीक है। हाँ, हाँ, बट उसमें एक पॉइंट आता है कि मम्मी ने जो पैसे बचाए, मम्मी को जो 50-50 हजार मिल रहे हैं, अरे मैंने मम्मी 20-20 हजार रुपए बचाती है, और ऐसे 20-20 हजार बचा के मम्मी ने 50 लाख रुपए बचा लिए, और बाद में उससे मम्मी ने एक बिल्डिंग खरीद लिया, तो वो बिल्डिंग कैपिटल एसेट से।
ये जो पिन मनी से सेविंग्स कर रखी है मम्मी ने, और उससे अगर मम्मी कुछ खरीदती है तो वो कैपिटल एसेट रहता है। गॉट इट? ये बेसिक चीज है, इसको ध्यान में रखने का है, बस इसको रट्टा नहीं मारने का है कि आगे अपने को पूरा डिटेल में आने वाला है। लमसम रिसीट। अब कुछ कुछ लोग बोलते हैं इनकम मतलब जो हर महीने मिलने वाली है, नहीं। लमसम अगर आपको एक साथ पैसा मिल रहा है, लमसम मतलब एक साथ पूरा इकट्ठा पैसा मिल गया, वो भी इनकम हो सकती है। कैसे पैसा मिल रहा है उससे टैक्सेबिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखे हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश में लिखा था, एक बार इसको पढ़ लो, एग्जाम पीओवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो भी इसमें 25 मिनट डाल दिए अपन ने। इसको प्लीज एक काम करिए, पॉज करके पढ़ लीजिए। हाँ जी, चलो। अब ये थ्योरी है, थ्योरी है ना, एक बार खुद से पढ़ना ही पड़ता है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिए। अब आ जाते अपन ये पापा के फिर से एग्जाम्पल पे। अब देखो, पापा की 2 लाख रुपए की इनकम थी, ये पूरी इनकम है 2 लाख रुपए की। पापा की ये जो पूरी इनकम है ना, ये पूरी इनकम है 2 लाख रुपए की। इसमें से ये जो 50,000 का हिस्सा है, 50,000 का, ये पापा ने उठा के 50,000 मम्मी को दिया। बट इनकम कितनी है पापा की? ये पूरा 2 लाख इनकम है पापा का, पूरा 2 लाख इनकम है। तो ये 2 लाख पे टैक्स लगेगा। अब ये जो पापा ने 50,000 रुपए दिए ना, इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन, इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अब अपना एक बहुत फेमस डायलॉग आता है, आपने जो इनकम कमाया है, आपने जो इनकम अर्न किया है, उस पे टैक्स है। आप कितना कमाए महीने भर में, या 2 लाख रुपए, मतलब पूरे साल भर में आपने कितना कमाया? 24 लाख रुपए। आपने पूरे साल भर में कमाया पापा ने 24 लाख रुपए, जिसमें से उन्होंने ड्राइंग्स करी है हर महीने 50,000, मतलब 6 लाख रुपए। और बचा हुआ 18 लाख रुपए ही उनके पास सेविंग्स है। उनके पास सेविंग्स कितनी है? 18 लाख रुपए। तो अभी मेरे को एक बात बताओ, पापा को टैक्स कितने पे लगेगा? ये 24 लाख रुपए पे जो उन्होंने अर्न करे हैं, या 18 लाख रुपए जो उन्होंने बचाए हुए हैं? पापा बोलेंगे भैया 24 लाख मैंने कमाए, बट मेरा घर खर्च भी तो है, मेरे को घर भी तो चलाना है ना, तो 6 लाख रुपए तो वहां पे चले गए। बचे कितने हैं धंधे में? 18 लाख ही बचे। तो पता है डिपार्टमेंट क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? ये जो आपने पैसा यूज किया है ना, ये आपका पर्सनल है, इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मतलब आपने इनकम को यूज किया है, यूज ऑफ इनकम। और आपने इनकम अर्न कितना किया है? आपने इनकम अर्न किया है 24 लाख। तो डिपार्टमेंट या लॉ सीधा कहता है कि भैया जितना आपने पैसा कमाया है ना, उस पे टैक्स है, जितना बचा है उस पे टैक्स नहीं है। पूरे 24 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स ऑन 24 lakhs। अब इसमें से ये जो 6 लाख रुपए पापा ने यूज करे हैं, उसको नाम दिया गया एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ठीक है। अब जैसे मैं कमाता हूं, मान लो 5 लाख रुपए, 5 लाख थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब वो बेसिक एग्जाम से लिमिट का लफड़ा हो जाएगा ना। मैं कमाता हूं समझ लो 20 लाख रुपए, और 20 लाख रुपए में से सारे खर्चे खुर्चे माइनस कर कुरा के मेरे पास हर साल में बचते हैं 5 लाख या 6 लाख रुपए। मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा देखो यार मेरे खर्चे इतने हैं, मेरे को सिर्फ 6 लाख दे दो, टैक्स के लिए सिर्फ 6 लाख लो, 20 लाख पे टैक्स मत लो। तो डिपार्टमेंट पता है क्या बोलती है? हमने थोड़ी बोला तुमको कि घूमने जाओ, हमने थोड़ी बोला वो तुमको कि बच्चे के लिए खिलौने लाओ, वो तो तुम्हारा पर्सनल खर्चा है ना, वो तुम्हारा पर्सनल खर्चा है। आप समझ रहे हो? मेरी जो इनकम है उसमें से मेरा पर्सनल खर्चा है वो। जैसे एक और एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, उसकी सैलरी है 1,40,000 रुपए,
ये उसकी सैलरी है। मेरे दोस्त की सैलरी कितनी है? 1,40,000। उसमें से इसका होम लोन का ईएमआई कटता है 60,000 का। फिर भैया ने कार लोन भी ले रखा है, उसका ईएमआई कटता है 35,000 का। फिर भैया के कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस है, समझ लो 500 रुपए दिन के 15,000 रुपए। और उसके पास महीने के एंड में जो पैसा बचता है ना, वो बचता है 40,000 रुपए। ठीक है, अब बताओ इसको टैक्स कितने पे लगना चाहिए? 1,40,000 पे या 40,000 पे? और ये जो हालत है ना, ये बहुत सारे सैलरीड लोगों की है। बहुत सारे सैलरीड लोग की यही हालत है। 1,40,000 का पैकेज दिख रहा है आपको, पर पैसा बच कितना रहा है? 40,000। तो घर ले रखा है, उसका ईएमआई जा रहा है। कार ले रखी है, उसकी ईएमआई जा रही है। फिर पर्सनल खर्चे 1,40,000 कमाने वाला आदमी 500 रुपए दिन का खर्च करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। करेगा ऑब्वियसली। ये मैंने बहुत कम बताया तुमको। जो मिनिमम एकदम बचा बचा के कर रहा है ना, उसका भी 500 रुपए दिन का खर्चा है। तो 15, 50, 60 और ओ हो 30,000 रुपए ही बच रहा है। अब मेरे को बताओ इसको टैक्स कितने पे लगेगा? ये उसकी इनकम है। उसकी इनकम है 1,40,000। देयरफॉर इस पे टैक्स लगेगा। ये जो बाकी तीनों चीजें हैं ना, ये कहते हैं उसने इसको अप्लाई करा है। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आपके पास पूरा 1,40 आया था, उस 1,40 को आपने यूज करा है, अप्लाई करा है, एप्लीकेशन है ये 60,000 एप्लीकेशन है, ये 35,000 एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, ये 15,000 आप खुद पे खर्च कर रहे हो भाई। ऐसा तो आप पूरा खर्च कर दोगे और बोलोगे मेरे पास जीरो सेविंग्स है, मेरे से टैक्स ही मत लो। ऐसे नहीं होता है। टैक्स लगता है इनकम पे, तो टैक्स लगेगा 1,40,000 पे टैक्स लगेगा। ये बाकी जो चीजें हैं इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इसमें क्या हुआ है, अभी इसको थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में बताता हूं। इसमें क्या हुआ है, इसमें असेसी के पास, टैक्स पेयर नहीं, पर्सन नहीं, असेसी, इसमें असेसी के पास पूरा 1,40,000 पहुंचा। उसके बाद असेसी के ऊपर, असेसी के ऊपर असेसी की ऑब्लिगेशंस थी कुछ, वहां पे पैसा अप्लाई हुआ है। तो ये जो ऑब्लिगेशन है ये असेसी की खुद की है। ये ऑब्लिगेशन जो है ये असेसी की खुद की है। तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम, आप बोलोगे कि भैया मैंने पैसा अप्लाई करा है, तो नहीं, पूरे इनकम पे टैक्स लगेगा। अगर आप इनकम को अप्लाई करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगता है, पूरे अमाउंट पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो अगर बोला किसी ने एप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है, टैक्सेबल है, पूरे अमाउंट पे टैक्स लग रहा है। अगर आप पैसा अप्लाई कर रहे हो अपने पर्सनल ऑब्लिगेशन के लिए, असेसी के खुद के ऑब्लिगेशन के लिए, तो वहां पे ये माइनस नहीं होगा। समझे? ये एक बात। ठीक है, इसको लिखो अच्छे से, तमीज से लिखना है इसको। तब तक मैं दूसरी ड्राइंग बनाता हूं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको रुको रुको। ये किया कॉपी, ये किया पेस्ट, हेडिंग दे दिया इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ठीक है, आप एक काम करो, ये स्क्रीन पॉज कर लो और आप लिखते जाओ। ठीक है, मैं आगे का लिखता हूं। हाँ, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। जिन नलायकों ने नहीं लिखा है पॉज करके लिख लेना। अब आ जाओ दूसरे एग्जाम्पल पे।
एक और कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। अब मान के लो हम 3 लोगों ने, मैंने, प्रतीक ने और अंकित ने, हम तीनों ने मिलकर एक बुक बनाई, उसको पब्लिश किया, ठीक है, पब्लिशर को दिया और पब्लिशर से हमको रॉयल्टी आई 6 लाख रुपए। अब ये रॉयल्टी किसके अकाउंट में आई? प्रणव के अकाउंट में आई। मेरे को रॉयल्टी मिली, रिसीव्ड इन प्रणव अकाउंट, मेरे अकाउंट में रॉयल्टी आई। क्यों? क्योंकि जो पब्लिशर है उससे मैं डायरेक्टली बात करता था, मतलब मेरा ही उससे कांटेक्ट हुआ था। बट ये रॉयल्टी इनकम पे हक किसका है? 3 लोगों का हक है, मेरा है, प्रतीक का है, अंकित का है, और ये इक्वल हक है, इक्वल हक है, तीनों का इक्वल है। अब बताइए 6 लाख जो मेरे अकाउंट में आए हैं, क्या मेरे हाथों में टैक्सेबल रहेंगे? क्या इसको मैं ऐसा बोलूं जैसा पिछले एग्जाम्पल में बोला था कि भैया 1,40,000 की सैलरी आई, उसमें से 60,000 मेरा होम लोन है, 35,000 मेरा कार लोन है, 15,000 मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस है, ऐसा? ये वाला सिनारियो और ये वाला सिनारियो क्या दोनों सेम है? सर नहीं नहीं नहीं, ये रॉयल्टी इनकम जो है ना, ये जो रॉयल्टी इनकम है, इस रॉयल्टी पे 2 लोगों का पहले से हक है। मतलब मेरे पास 6 लाख आ रही है, आपको ऐसे दिख रहा है, मेरे अकाउंट में 6 लाख दिख रही है, बट वो 6 लाख मेरे है नहीं। मेरे कितने हैं? मेरे है 2 लाख, प्रतीक के है 2 लाख और अंकित के है 2 लाख, हमारा इक्वल शेयर है। तो भैया मेरे हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? सिर्फ 2 लाख, सिर्फ 2 लाख। इसको ऐसे देखो आप, ठीक है, इसको ऐसे देखो आप, 6 लाख रुपए आ रहे आ रहे आ रहे, मेरे पास आए तो सही, बट मेरा 6 लाख पे हक नहीं है। वो 6 लाख में से 2 लाख ही मेरे हैं। 2 लाख ऐसे डाइवर्ट हो गए प्रतीक को, 2 लाख ऐसे डाइवर्ट हो गए अंकित को। अब समझ रहे हो? इसको कहते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। क्यों पता है? क्योंकि ये जो रॉयल्टी इनकम का सोर्स है ना, यहां पे सोर्स पर इनकम की सोर्स पर ऑब्लिगेशन था। यहां पे मेरे पे ऑब्लिगेशन नहीं था कि मेरे को अंकित और प्रतीक को देना है, यहां पे इनकम की सोर्स पर ऑब्लिगेशन था। ये रॉयल्टी के अंदर ही उनका हिस्सा था, अंकित और प्रतीक का। तो मेरे हाथ में सिर्फ 2 लाख टैक्सेबल होंगे। मुझे सिर्फ 2 लाख टैक्सेबल होंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइवर्जन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे डाइवर्जन में इनकम का जो सोर्स है उस पे किसी और की ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है, मेरे पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि मेरे को अंकित और प्रतीक को देना है, वो इनकम में ही उनका हिस्सा है, ठीक है। अब ऊपर वाले केस में क्या है? ऊपर वाले केस में ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मेरी सैलरी के अंदर होम लोन के ईएमआई का हिस्सा है, कार लोन के ईएमआई का हिस्सा है, क्या ये हिस्सा है? बैंक के हिस्से है क्या मेरी सैलरी में कि हाँ प्रणव जांडक तू जो पैसा कमाएगा उसमें से 60,000 हमको देना पड़ेगा, हमने तेरे को कार स्पॉन्सर करी है? ऐसा थोड़ी है पावलो, ये तो मेरे पर्सनल खर्चे हैं। समझ आई बात? अब इसको थ्योरी से पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, डाइवर्जन ऑफ इनकम, इनकम डाइवर्टेड बिफोर रीचिंग असेसी। मेरे आज जो 6 लाख आए ना, वो पूरे 6 लाख मेरे नहीं थे, पहले ही उस पर 2 लाख अंकित का हक था, 2 लाख प्रतीक का हक था। रीजन क्या है क्यों डाइवर्ट होती है? इस पे लीगल या ओवरराइडिंग ऑब्लिगेशन होती है। ऑब्लिगेशन ऑन लिख देना यहां पे, ऑन काय पे ऑब्लिगेशन थी? ऑन सोर्स ऑफ इनकम, इनकम के सोर्स पे ऑब्लिगेशन थी। और एप्लीकेशन के केस में क्या होता है? इनकम अप्लाइड आफ्टर रीचिंग असेसी, पूरा सैलरी मेरे को मिला है 1,40 का, उसके बाद मैंने उसको यूज करा है। और एप्लीकेशन के जिस केस में जो ऑब्लिगेशन होती है वो वॉलेंटरी होती है या सेल्फ इंपोज्ड होती है। मैंने खुद ने कार खरीदा, ठीक है। ओनरशिप, डाइवर्जन के केस में असेसी का इनकम बनता ही नहीं है। ये मैंने जानबूझ के हिंदी में लिखा क्योंकि इस पे थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। मेरा इनकम है नहीं भाई, वो 2 लाख प्रतीक और अंकित का इनकम है, मेरा नहीं है।
ठीक है। एप्लीकेशन में असेसी का इनकम पहले बनता है, सैलरी पूरी मेरी है 140, तो मेरे हाथ में पूरी टैक्सेबल रहेगी। टैक्सेबिलिटी, डाइवर्जन ऑफ इनकम नॉट टैक्सेबल, मेरे हाथ में वो अंकित और प्रतीक का हिस्सा टैक्सेबल नहीं होगा, बट एप्लीकेशन के केस में मेरे हाथों में टैक्सेबल रहेगा। पीसी नोट देखो क्या लिखा है, एकदम स्टार करके हिंदी में लिखा है, और इस बार पहली बार हिम्मत करके ऐसी हिंदी में चीजें टेबल के अंदर डालिए, कॉन्सेप्ट समझाने को डालिए। नहीं तो हर बार मैं पीसी नोट में कुछ कुछ छोटा छोटा हिंदी में लिखता था, बट इस बार मैंने जानबूझ के हिंदी में डाल रखा है। तो आप मेरे को बताना कि मजा आया कि नहीं आया। लाइव वाले बच्चे अभी बताओ, रिकॉर्डेड वाले बच्चे मैसेज करके बताना। इनकम असेसी तक पहुंचने से पहले ही किसी और का हो जाता है, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं है। सोर्स पर ऑब्लिगेशन है, डाइवर्जन ऑफ इनकम। अगर ऑब्लिगेशन इनकम के सोर्स पर है तो उसको डाइवर्जन बोलेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होगा, इनकम असेसी के पास आ चुकी होती है, बाद में यूज किया जाता है, इसलिए वो टैक्सेबल होती है। इनकम मिलने के बाद पे किया आपने, उसको एप्लीकेशन बोलेंगे, ठीक है। अब ये मैंने कहां से लिखा, ये पिछले बार मैं बच्चों को डिक्टेट करवाता था, तब उससे मैंने अब यहां पे लिख ही दिया डायरेक्टली। एग्जाम्पल क्या है देखो, एबीसी को ऑथर से पब्लिशर 6 लाख की रॉयल्टी दे रहा है ए को, तो बी और सी को 2-2 लाख दिए जाएंगे, तो ए के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, सिर्फ 2 लाख। एक घर है जिसका रेंट है 6 लाख रुपए, और फैमिली सेटलमेंट के हिसाब से एज पर फैमिली सेटलमेंट डीड ये 6 लाख में से 2.5 लाख मम्मी को जाएंगे डायरेक्टली, और बचा हुआ बैलेंस 3.5 लाख का मेरे को मिलेगा, ठीक है। अब समझ लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, और हमारे फैमिली सेटलमेंट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी का जो रेंट है उसमें का 2.5 लाख एक हिस्सा मम्मी को जाने ही वाला है, पक्का है, और बचा हुआ पैसा मेरा है। अब हकीकत में हो क्या रहा है, पूरा पैसा मेरे पास आ रहा है, फिर उसमें से मैं मम्मी को दे रहा हूं, तो क्या ये एप्लीकेशन है, क्या ये डाइवर्जन है? क्वेश्चन, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 6 लाख, इस 6 लाख में से मम्मी, ये फिक्स्ड है कि मम्मी को जाएगा 2.50 lakhs, और बैलेंस पीसी को कितना मिलेगा, बैलेंस अमाउंट। ये फैमिली सेटलमेंट में लिखा है, फैमिली सेटलमेंट में लिखा है कि भैया जो भी रेंट आएगा उसका 2.5 लाख रुपए मम्मी को जाएगा, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल कितना रहेगा, ओनली 3.5 lakhs इज टैक्सेबल, और मम्मी को ओनली उनका हिस्सा 2.5 lakhs इज टैक्सेबल। मम्मी को 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा ना भाई, मम्मी की इनकम है तो मम्मी को लगेगा टैक्स उस पर, समझे। सर ये 6 लाख आपको मिला है और बाद में आपने मम्मी को खुद की इच्छा से दिया है, ना ना, यहाँ पे खुद की इच्छा से नहीं दिया है, फैमिली सेटलमेंट डीड में लिखा है कि मम्मी को जाना ही है। अगर मैं मम्मी को खुद की इच्छा से देता था, अगर मैं सैलरी कमाऊं और अपने माँ बाप को अपने इच्छा से पैसा दूं, अगर मैं बिजनेस में पैसा कमाऊं और अपने इच्छा से माँ बाप को पैसा दूं, तो वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। बट अगर लिखा है, ये जो प्रॉपर्टी है ना, उसके फैमिली सेटलमेंट डीड में लिखा है कि प्रॉपर्टी से आने वाली जो भी इनकम है उसका 2.5 लाख मम्मी को जाएगा, तो मैं ये बोल सकता हूं ये जो रेंट है, ये जो सोर्स ऑफ इनकम है, उस पे मम्मी का ऑब्लिगेशन है, मम्मी का ओवरराइडिंग चार्ज है, ओवरराइडिंग चार्ज क्रिएट हुआ है, मम्मी का उस पे चार्ज है, मम्मी को देना ही पड़ेगा, ये लीगलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए। फिर यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के एग्जांपल है कि मेरी सैलरी है 10 लाख, 1 लाख मैंने मंदिर को डोनेट किए, कितने पे टैक्स लगेगा, पूरे 10 लाख पे। मेरी इनकम है 3 लाख, पूरी की पूरी 3 लाख लोन रिपे करने में चली जा रही है, टैक्स कितने पे लगेगा, 3 लाख पे, पूरे 3 लाख पे। अरे लोन रिपे करना वो आपकी पर्सनल ऑब्लिगेशन है, इनकम के सोर्स पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, इनकम तो आपकी पूरी थी ना 3 लाख। हाँ, आपने 10 लाख की सैलरी कमाई, सैलरी के बाद 2 लाख आपने अपने पेरेंट्स को दिया घर खर्च के लिए, तो पूरे के पूरे 10 लाख पे टैक्स लगेगा आपको,
ये एप्लीकेशन के एग्जाम्पल्स है, ये एप्लीकेशन के नीचे लिखा है. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. ठीक है, एक बार इसको पढ़ना बनता है खुद से. पढ़ेंगे, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर से पढ़ो बढ़िया से. ठीक है सर, बाद में पढ़ लेंगे ना हम. अरे भाई क्यों बाद में पढ़ रहे हैं, अपने पास आधी घंटा और अपना एक ही लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उसके बाद ये जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ये अपन हेड्स ऑफ इनकम खत्म होने के बाद में पढ़ने वाले. ये यहां तक अपने को कंप्लीट करना है. और ये बहुत सारे पेट भर के एग्जाम्पल्स है, इसमें पर्दा डाल दिया जाए, नहीं तो कोई बेईमान पढ़ लेगा. बस ज्यादा पढ़ना नहीं है. और वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में पढ़ के आए होंगे. नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लोगे आगे. तो एक बार इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर दोनों बता देता हूं. ठीक है, चलिए, आई होप हो गया होगा सबका. अब चलते हैं हम कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू पे. ठीक है, वैसे तो ये कोर अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है. आई होप ये दिशा मैम ने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया होगा. बट क्योंकि एग्जाम के लिए काम का है, प्लस फंडामेंटली भी बहुत काम का है, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा काम का है, तो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको दे दिया है. ये ऊपर में मैंने दिया है कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस. यहाँ नीचे दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस. ये रिसीट गलत हो गया है, ये एक्सपेंसेस होना चाहिए. ठीक है, और उसके बाद में कुछ स्पेशल पॉइंट्स दे रखे जिसको अपन पढ़ेंगे. मतलब आप लोग, मैं बैठ के सॉल्व करेंगे अपन इसको. ठीक है, उसके बाद वाला ये जो पॉइंट है कंपेंसेशन और लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये हेड्स के बाद समझ में आएगा. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट जो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और अपने पास काफी टाइम ऑलरेडी है. ठीक है, तो भैया पढ़ते हैं. पहले अपन टैक्स के एंगल से देखेंगे. ठीक है, फिर ये पूरा समझाऊंगा मैं. अगेन आपने एफए में पढ़ रखा होगा, अगर एफए में पढ़ रखा है तो मेरे को माफ करना कि मैं आपको थोड़ा सा बोर करूंगा. अगर आपने एफए में नहीं पढ़ा है तो आगे आप ये एफए में पढ़ने वाले हो. ठीक है, अगेन कॉन्सेप्चुअल एंगल से कैपिटल रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, जो ज्यादा डिटेल में है वो एफए में है. अपने को सिर्फ टैक्सेबिलिटी देखनी है. ठीक है, रिसीट मतलब आने वाला पैसा, एक्सपेंडिचर मतलब जाने वाला पैसा. ठीक है, ये आपको पता है, आई होप ये पता होगा. रिसीट्स पे टैक्स लगता है, एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है. ठीक है, अब इसकी और डिटेल में बात अपन करेंगे पीजीबीपी वाले चैप्टर में. इसकी और डिटेल में अपन पीजीबीपी चैप्टर में बात करेंगे. बट यहां पे मैं आपको एक पूरा डिटेल्ड व्यू देना चाहता हूं, पूरा डिटेल्ड. क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे को तकलीफ नहीं होना. ठीक, तो भैया आप आ जाओ हैंड रिटन नोट्स पे. ठीक है, मैं चाहता हूं आप ये मेरे साथ ड्रॉ करें. रिकॉर्डेड वाले बच्चे पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर ड्रॉ करिएगा. ठीक है, हाँ जी, ये बना लीजिए. ये मैंने टैक्सेशन के एंगल से बताया हुआ है, इसको बना लो. फिर ये रिसीट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है वो बताता हूं. ठीक है, बेसिक सेंस में अगर मैं बोलूं, बेसिक, रिसीट मतलब कमाई, ऐसा पैसा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है. मतलब जो आपकी फीस है ये आ रही है, क्या ये पूरे पे टैक्स लग जाता है मेरे को? नहीं नहीं, इसमें से खर्चे माइनस होते हैं. एक्सपेंडिचर्स, खर्चा जो जा रहा है, पैसा जो जा रहा है, पैसा जो आ रहा है उसको रिसीट कहते हैं, पैसा जो जा रहा है उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं. ठीक है, पैसा जो आ रहा है उसको रिसीट कहते हैं, पैसा जो जा रहा है उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं. ठीक है, अब जो इनकम टैक्स में प्रॉफिट या इनकम निकलती है, अब हम लोग को बहुत बार इंटरचेंजेबली ये यूज करते हैं कि रिसीट मतलब इनकम है. अरे आप मेरे को अगर 8,000 दे रहे हो टैक्स का, तो क्या ये 8,000 पूरी मेरी इनकम है? नहीं भाई, इसमें मेरे खर्चे इन्वॉल्व है. बुक है, आपके लेक्चर का 1,500 रुपए इंक्रिप्शन का लगता है, बुक इन्वॉल्व है, बुक का पैकिंग इन्वॉल्व है, बुक का शिपिंग इन्वॉल्व है, उसमें लगने वाली पैकिंग पन्नी इन्वॉल्व है. समझ रहे हो? अब इससे ज्यादा और कॉस्ट क्या क्या है वो कॉस्टिंग में आप सीखोगे. ठीक है, तो रिसीट मतलब कमाई, जो पैसा आ रहा है. एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, जो पैसा जा रहा है. ठीक है, ये रिसीट पे पूरा टैक्स नहीं लगता, एक्सपेंडिचर पे पूरा डिडक्शन नहीं मिलता. अब इनकम टैक्स में जो प्रॉफिट रहता है वो रहता है रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर्स, रिसीट्स माइनस एक्सपेंडिचर्स. ठीक है, अब किसी भी पर्सन की इनकम पे टैक्स लगता है, किसी भी पर्सन के प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, बरोबर है?
तो क्या सारी की सारी रिसीट्स इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो जाती? क्या सारे के सारे एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल जाता? अब नॉर्मल सेंस में अपन क्या बोलते हैं कि मान लो मैंने पूरे साल भर में मेरे जो बैंक अकाउंट में पैसा आया है वो है 3 करोड़, और माइनस जो मेरे पूरे साल भर में एक्सपेंसेस गए हैं, जो पैसे डेबिट हुए हैं, वो है समझ लो 2.5 करोड़। तो क्या मेरी सिर्फ 50 लाख रुपए की इनकम है? ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या सर ये जो 3 करोड़ आपको मिले हैं ना, ये रिसीट्स है, इसमें कुछ पैसा वो भी होगा जो आपने अपने दोस्त को दिया था पहले लोन पे, अब वो वापस आ रहा है। अरे बैंक अकाउंट में जो पैसा रिसीव हो रहा है उसको रिसीट बोलते हैं। तो क्या सारी की सारी रिसीट टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स में? एक और बात, ये जो माइनस हो रहा है ना, माइनस, ये जो अपन ने माइनस किया, इसको गरीब लोग, बच्चे, नॉन टैक्सेशन बैकग्राउंड वाले बच्चे क्या बोलते हैं? रिसीट माइनस एक्सपेंसेस। स्टैंडर्ड लोग इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड लोग इसको बोलते हैं डिडक्शन मिला एक्सपेंसेस का। स्टैंडर्ड लोग इसको क्या बोलते हैं? डिडक्शन मिला एक्सपेंसेस का। तो आज और आज के बाद अगले 150 साल तक, जब तक आप जिंदा हो, आप लोग क्या बोलोगे? टैक्सेबल रिसीट्स माइनस डिडक्टिबल एक्सपेंसेस। अब लिखेंगे इसको स्टैंडर्ड वर्ड में, यहां पे लिखा जाएगा टैक्सेबल रिसीट्स। टैक्सेबल रिसीट्स में से, ओहो हो, रुको 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 रुको, अरे पीछे जा भाई, पीछे जा, को करेंगे जूम। ई डिडक्टिबल एक्सपेंसेस। टैक्सेबल रिसीट्स में से जब डिडक्टिबल एक्सपेंसेस माइनस होंगे, या रिसीट्स में से डिडक्टिबल एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस का डिडक्शन लेने के बाद में जो अमाउंट रहेगा उस पे टैक्स लगता है। जो आपकी पूरी रिसीट्स है जो टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल रिसीट्स में से कुछ एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है, सारे नहीं मिलता, सारे नहीं मिलता, कुछ एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है। वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट है उसको कहते हैं इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब मन में सवाल आएगा आपके, सर बताइए ना कौन सी रिसीट टैक्सेबल है? तो वो अपन आगे पढ़ेंगे पांचों हेड्स में। हर एक हेड ऑफ इनकम, हर एक हेड ऑफ इनकम का जो पहला सेक्शन है वो बताएगा कि उस हेड में कौन सी रिसीट टैक्सेबल होती है। Every head that we are going to study in the future, the first section of the head will be charging section. जैसे अपन ने इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 4, वैसे ही हर हेड ऑफ इनकम का चार्जिंग सेक्शन रहेगा। जो हेड ऑफ इनकम है ना, उसका पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन होता है। उस चार्जिंग सेक्शन में बताया हुआ रहता कि इस हेड में कौन सी रिसीट टैक्सेबल है। तो हम हर हेड की इनकम अलग निकालेंगे। याद करो वो अपना डायलॉग, पांचों हेड की इनकम्स निकालेंगे, पांचों हेड की इनकम निकाल के बनेंगी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से खर्चों का डिडक्शन मिलेगा। अरे रिपीट करो, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है। ग्रॉस टोटल इनकम में से खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6 से का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ये जो इनकम निकाल रहे हैं ना, ये रिस्पेक्टिव हेड की है, जिसमें उस हेड की रिसीट, उस हेड के खर्चे माइनस होंगे। ठीक है, पांचों हेड की ये जो इनकम आएगी, पांचों हेड की टोटल मार के बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आपको अभी विजुअलाइज करने में तकलीफ हो रही है ना, तो टेंशन मत लो, मेरे साथ रिपीट करो। जैसे जैसे आगे अपन हेड्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विजुअलाइज होता जाएगा। ठीक है, पांचों हेड्स की इनकम, ये वाली इनकम, खर्चे माइनस करने के बाद उस हेड की रिसीट को लेने के बाद ऐड होके बनेंगी ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से चैप्टर 6 से के डिडक्शंस माइनस होंगे। अब चैप्टर 6 से डिडक्शन एक अलग चैप्टर है, उस पर अभी बात नहीं करते। ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6 से के डिडक्शन माइनस करने के बाद बनेंगे अपनी टोटल इनकम। ये टोटल इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट। स्लैब रेट दोनों स्कीम में ओल्ड न्यू अलग अलग रहते हैं, बट स्पेशल इनकम के जो स्पेशल रेट्स है वो दोनों स्कीम में सेम रहते हैं।
ये बताया मैंने आपको भी। ग्रॉस टोटल इनकम चैप्टर 6 से डिडक्शन, टोटल इनकम आई, टोटल इनकम स्पेशल इनकम अलग, नॉर्मल इनकम अलग, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट, नॉर्मल इनकम स्लैब रेट, स्पेशल रेट ओल्ड न्यू दोनों में सेम है, स्लैब रेट ओल्ड में अलग है न्यू में अलग है। ये आगे अपने काम आएगा इसलिए बता रहा हूं, पावला न्यू टाइम वेस्ट करूंगा आपका मेरा, आपका तो कर सकता हूं, अपना तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, अब सर कौन से हेड में कौन सी रिसीट टैक्सेबल होंगी, ये तो अपन उस हेड में जाके देखेंगे। कौन से हेड में कौन से खर्चों का डिडक्शन मिलेगा वो अपन आगे जाके देखेंगे। ठीक है, उसका अभी टेंशन मत लो, बस आप इसको है ना 4 बार रिवाइज करना, लेक्चर होने के बाद में ये चीज 4 बार पढ़ना। अगर ये चीज आपके पकड़ में है ना तो पूरा टैक्स आपके पकड़ में है। मैं कह रहा हूं आपको कहीं पे भी कॉन्सेप्चुअली दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सर नहीं हमको नहीं पढ़ना, हम अपना देख लेंगे। भाई देख अगले टाइम में आना, सेम पढ़ना, सेम पढ़ाऊंगा तब भी बोलूंगा तब लिखना। ठीक है, ओके। अब मैंने फिर से बोलना है कि जो टैक्सेबल रिसीट्स है, ये जो हर हेड की इनकम निकालेंगे, ये टैक्सेबल रिसीट्स कौन से हेड में कौन सी रिसीट टैक्सेबल होती है वो अपन हेड्स में देखेंगे। कौन से हेड में किस खर्चे का डिडक्शन मिलता है वो अपन हेड्स में देखेंगे। अभी मैं आपको जनरल बता रहा हूं, जनरल पॉइंट। ठीक है, अब ये जनरल रूल है। रिसीट 2 टाइप की हो सकती है, कैपिटल एक रेवेन्यू। अब कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, थोड़ी देर में बताऊंगा, ये लिख रख लो। कैपिटल रिसीट पे टैक्स नहीं लगता, रेवेन्यू रिसीट पे टैक्स लगता है। कैपिटल रिसीट मतलब जो हमेशा नहीं होती, एक आध बार हो गई। जैसे मेरा बिजनेस है ये क्लासेस देना, अब मेरे को एक आध बार कोई कैपिटल रिसीट हो गया तो जनरली वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, बट इसके एक्सेप्शंस है। ये मैं जनरल रूल बता रहा हूं, जनरल रूल। जनरली कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल, रेवेन्यू रिसीट्स टैक्सेबल होती है, इस पे टैक्स लगता है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो सेम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, नीचे लिखेंगे नोट में, हाउएवर some capital receipts are taxable since specifically given in charging section. One, two, some capital expenditure are deductible since specifically given in respective section. ठीक है, नॉर्मल रूल क्या है कि कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं रहेगी, बट कुछ कुछ कैपिटल रिसीट टैक्सेबल रहती है। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन में दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉटरी, रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मतलब जो आपको रोज रोज हो रहा है, जो आपका धंधा है। जैसे कोर्स बेच के पैसा कमाना, ये मेरा रेवेन्यू रिसीट है क्योंकि ये मेरे को रोज होता है। बट लॉटरी लगना, क्या लॉटरी लगना मेरा बिजनेस है, लॉटरी रोज लगती क्या? नहीं, मैंने कोई एसेट बेच दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये टीवी घटिया हो गया था, मैंने उसको उठा के बेच दिया 25,000 में। अब पैसा तो आया, बट क्या ये जो पैसा आया ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है?
रेवेन्यू मतलब वो चीज जो आपको बार बार होती है, हर बार होती है। जो बार बार होता है, हर बार होता है, वो तुमसे प्यार है नहीं, वो रेवेन्यू रिसीट है। कैपिटल रिसीट मतलब जो बार बार नहीं होती, एक आध बार होती है, वन टाइम। जैसे टीवी, क्या मैं रोज टीवी बेचता हूं? नहीं भाई, साल 2 साल में एक आध बार टीवी बेचता हूं। क्या लॉटरी मेरे को रोज लगती है? नहीं भाई, एक आध बार लगती है। तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। अब नॉर्मली क्या लिखा है? नॉट टैक्सेबल। बट आईएफओएस में लिखे हुआ है कि अगर आपको लॉटरी लगी तो उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि वो दिया गया है। ठीक है, ये ऊपर का जनरल रूल है। और जनरल रूल के एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, ये आपने टैक्सेशन के हिसाब से एक बार चीजें लिख लिया है, अब इसको आप करोगे याद। कैपिटल रिसीट नॉट टैक्सेबल, रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल। कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, और ये लिख के रख दो, आगे ये बहुत काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा। मैं एक काम करता हूं, ये जो चीज है ना, इसको बुक में ही इनकॉर्पोरेट करके दे देता हूं, बात खत्म हो गई, क्लोज हो गया मैटर। ठीक है, अब सर कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट होता क्या है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, पर्पस इसको डिफरेंस बनाता है, डिफरेंट बनाता है। पर्पस, हे भगवान, अगर कोई लॉन्ग टर्म चीज है, जैसे मैंने मशीन खरीदा, मैंने मशीन खरीदा, क्या मैं रोज रोज मशीन खरीदता हूं? नहीं। और मशीन से कितना दिन फायदा होगा? सर सालों साल, 5 साल चलेगा। तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है या आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स, जैसे मैं स्टाफ को सैलरी दे रहा हूं, हर महीना देना पड़ता ना, हाँ, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ अपनी बुक पे। कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट मतलब जो पैसा आपको बार बार नहीं मिलता, नॉन रिकरिंग है, हर बार नहीं मिलता, आपके बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में नहीं है। जैसे मैंने टीवी बेचा, उससे पैसा आया, क्या मेरा धंधा है टीवी बेच के पैसा कमाने का? नहीं, मेरा धंधा है एजुकेशनल कोर्सेज बेच के पैसा कमाने का। तो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? कोर्स बेचना। टीवी बेचना मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं, पर पैसा तो आया। तो टीवी बेच के जो पैसा आया, रिकरिंग, रिकरिंग मतलब जो बार बार री ऑकर होता है। ऑकर होना मतलब होना, ऑकर मतलब होना, और री ऑकर होना मतलब बार बार होना। क्या टीवी बेचना, टीवी बेचना क्या बार बार होता है? नहीं सर, आप साल में, 2 साल में एक बार बेचते हो। क्या ये मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, क्या मेरा धंधा है ये? नहीं, ये आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं रिसीव हुआ है। इट इज नॉट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू रिसीट क्या है? ये मेरे लिए है कोर्स बेचना। अब क्या इससे पैसा आपको रोज रोज आता है? हाँ भाई, रोज रोज आता है। अगर रोज नहीं आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बर्बाद नहीं होऊंगा, ठीक है। ठीक है, और ये मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। ठीक है, कैपिटल रिसीट से मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है या फिक्स्ड एसेट अफेक्ट होते हैं। बराबर है, टीवी मेरा एक फिक्स्ड एसेट था जो पिछले 4 साल से मैंने अपने बैलेंस शीट में डाल रखा था, जिसका मैं डेप्रिसिएशन ले रहा था। अब वो टीवी चले गया तो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट हुआ। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट से मेरा प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस है। बराबर है, प्रॉफिट आ रहा है, पैसा आ रहा है। नेचर, कैपिटल रिसीट वन टाइम होता है या ओकेजनल होता है? मतलब एक आध बार आपने टीवी बेचा, एक आध बार आपने मशीनरी बेचा, वन टाइम है। क्या हर बार आपको लॉटरी लगेगा? नहीं, एक बार है। रेवेन्यू रिसीट रोज रोज होता है, बार बार होता है, रोज रोज होता है, उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। सोर्स क्या है? कैपिटल एसेट बेचा आपने,
कैपिटल रिसीट कब आती है? जब आपने कैपिटल एसेट बेचा है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू ऑपरेशन से होता है, नॉर्मल वाला, ठीक है। टैक्सेबिलिटी, कैपिटल रिसीट नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली इंक्लूडेड। अपने को इनकम टैक्स में यही काम का है। ओ टैक्सेबिलिटी नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली इंक्लूडेड। मतलब अगर सेक्शन बोला है कि कैपिटल रिसीट पे टैक्स लगेगा, लॉटरी पे टैक्स लगेगा, तो फिर लगेगा, बट नॉर्मली इट इज नॉट टैक्सेबल। रेवेन्यू रिसीट ऑलवेज टैक्सेबल, बट अगर कभी बोल दिया कि ये रिसीट पे टैक्स नहीं लगता, स्पेसिफिकली उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, टैक्स से माफ कर दिया गया है, तो नहीं लगेगा। प्रिजम्पशन क्या रहता? कैपिटल रिसीट नॉन टैक्सेबल है, रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल है, ये प्रिजम्पशन है, हम पहले से अज्यूम करके चल रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि सेक्शन अगर कोई स्पेसिफिकली बोलता है कि कैपिटल रिसीट पे टैक्स लगना है तो लगाएंगे। अगर सेक्शन बोलता है कि रेवेन्यू रिसीट पे टैक्स नहीं लगाना है तो नहीं लगाएंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे, माफ कर देंगे, गरीब को दान कर देंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, देखो। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, टीवी बेचा, पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, तो क्या रोज रोज कैपिटल लेके आता पार्टनर? नहीं, लोन मिला आपको। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट टैक्सेबल होता है। कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये भी कैपिटल रिसीट है, ये टैक्सेबल नहीं होता, ये टैक्सेबल होता है। ये टैक्सेबल नहीं होता। लोन मिला आपको, टैक्सेबल नहीं होता। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम मिला, टैक्सेबल नहीं होता। लॉस ऑफ कैपिटल एसेट, आपका कैपिटल एसेट खो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, डैमेज हो गया, और उसके लिए आपको इंश्योरेंस का कंपेंसेशन मिला है, ये टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन्स में। कैपिटल सब्सिडी, अब ये डिपेंड करता है कि काय पे मिला है, तो इसके बारे में नो कमेंट, नो कमेंट अभी लिख देते, अभी के लिए नो कमेंट। अभी आप थोड़े ऐसा है छोटे बच्चों, ठीक है। फिर रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है? सेल टर्नओवर जो आपका है, फी आपको जो मिल रही है, इंटरेस्ट हर 3 महीने में मिलता है मेरे को, तो क्या बोल सकता हूं मैं एक आध बार इंटरेस्ट मिल रहा है? अरे पागल है, हर 3 महीने मिल रहा है। रेंट हर महीने मिल रहा है, कमीशन जब भी मैं सेल करूं मिल रहा है, डिविडेंड अनलेस एग्जम्प्ट, अब डिविडेंड कभी एग्जम्प्ट नहीं होता, तो ये हटा दो, डिविडेंड टैक्सेबल है। रेवेन्यू सब्सिडी मिली है, अब ये क्या होता है? सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, रेवेन्यू सब्सिडी, इसकी बात अपन बाद में करेंगे, बाद में करें कि अभी कर ले? नम 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 ना, रुको, बाद में 2 मिनट सोचने दो। ये पीसी नोट देखो मैंने क्या लिखा है। रेवेन्यू कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग एंड टैक्सेबल ओनली इफ स्पेसिफिकली कवर्ड, whereas revenue receipts are recurring and taxable unless specifically exempted। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? नॉन रिकरिंग होती है, और तभी टैक्सेबल रहेगी अगर बताया हुआ है, नहीं तो नॉन टैक्सेबल रहेगी। बट रेवेन्यू रिसीट हमेशा टैक्सेबल रहती है क्योंकि वो रिकरिंग है, बट अगर एग्जम्प्ट कर दिया तो नहीं रहेगी। तो ये सारी बातों का जो कंक्लूजन है, ये 2 लाइन में है, ये 2 लाइन में आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। ये 2 लाइन को ध्यान में रखने का है आपको, दैट्स इट, ठीक है। सर पढ़ेंगे ना हम? हाँ बिल्कुल, पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो, मैं हूं ना जिंदा, पढ़ो। ठीक है, चलो ये सब्सिडी वाली बात मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है। और अपन रेडी है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सब्सिडी में क्या होता है बेसिकली? कैपिटल सब्सिडी मतलब मेरे को मशीन खरीदने के लिए कोई सब्सिडी मिल गया, उसको कैपिटल सब्सिडी बोलते हैं। या गवर्नमेंट ने मेरे को बोला प्रणव जांडक तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुमको ये 50 लाख की सब्सिडी आई के लिए दिया, कुछ फिक्स नहीं है, वो दे दिया डायरेक्टली, तो उसको बोलते हैं कैपिटल सब्सिडी। बट अगर मेरे को सब्सिडी रेवेन्यू ऑपरेशन से रिलेटेड मिला है, कोर्स रिलेटेड, मेरे कोर्स से रिलेटेड सब्सिडी मिला है, या मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड सब्सिडी मिला है कि भैया हर प्रोडक्ट जो आप बनाओगे, हर कोर्स पे आपको 3,000 रुपए मिलेंगे, आप बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, हर प्रोडक्ट जो आप बेचोगे उस प्रोडक्ट पे आप कस्टमर, 500 रुपए का प्रोडक्ट है, आप कस्टमर से 400 लो, 100 रुपए हम तुमको देंगे,
तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू ऑपरेशंस, जो मेरा डेली ऑपरेशन है ना उससे रिलेटेड सब्सिडी। ठीक है, और कैपिटल सब्सिडी क्या होती है? कैपिटल सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट ने मेरे को मशीन लेने के लिए सब्सिडी दे दिया। या अनलेस टैक्सेबल डिलीट कर दो यहाँ से। सब्सिडी फॉर बाइंग कैपिटल एसेट, या फिर कोई लमसम सब्सिडी दे दिया डायरेक्टली, 50 लाख का सब्सिडी दे दिया एक साथ, कुछ भी कर लो, इसका कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कैपिटल सब्सिडी है। और रेवेन्यू ऑपरेशन से रिलेटेड सब्सिडी मतलब जितना प्रोडक्ट आप बेचोगे, हर प्रोडक्ट के पीछे आपको 100 रुपए मिलेंगे। जितने कोर्स आप बेचोगे वो कोर्स में 3000 रुपए गवर्नमेंट मेरे को देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिलेटेड सब्सिडी या सब्सिडी लिंक टू रेवेन्यू ऑपरेशंस। ठीक है, कैपिटल रिसीट नॉट टैक्सेबल, रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल, जनरल रूल है। ठीक है, ये तो रिसीट था, ये पैसा जो आ रहा है। अब जो पैसा जा रहा है उसका क्या है? सिंपल है, खर्चे है सर। तो कॉन्सेप्ट सेम है। जो एक आध बार पैसा जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मशीन मैंने खरीदा, मशीन खरीदने के लिए जो खर्चा मेरा हुआ है वो बिजनेस का है, पर क्या हर बार जाता है? नहीं। जैसे लोन रीपेमेंट कर रहा हूं मैं, एक्चुअली वो खर्चा ही नहीं है, उसकी बात ही नहीं करना चाहिए, बट मशीन लिया मैंने तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट वही मैंने बुक्स खरीदी, बुक्स के लिए प्रणव चांडक को खर्चा होता है, वो डे टू डे है भैया, हर दूसरे दिन बुक्स का स्टॉक आता है। ठीक है, बुक्स से क्या हुआ? मेरा डेली ऑपरेशन है भाई। बट मशीन से क्या हुआ? मशीन मैंने जो सिस्टम लिया ना उससे वीडियो क्वालिटी और इंप्रूव हुई है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर और इंप्रूव अ कैपिटल एसेट और टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मेरा पैसा बढ़ता है, कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। एक वर्ड आपको ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है, तो भैया वो कैपिटल एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जैसे ये मेरा सिस्टम है, अब मैंने इसी सिस्टम को अपग्रेड किया, इसमें और बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड लगाया, उससे क्या हुआ? उससे कैमरा क्वालिटी और बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ गई ना, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या ये ग्राफिक्स कार्ड मेरे को हर बार लगाना पड़ता? नहीं, ये नॉन रिकरिंग है, इससे लॉन्ग टर्म 5 साल तक चलने वाला ही है। जैसे मैंने ये जो सिस्टम आप जिसमें देख रहे हो ये 3 साल पुराना है, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसका पूरा एक साथ डिडक्शन नहीं मिलता, इस पे धीरे धीरे डेप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो दिन भर डेली डे टू डे रूटीन के खर्चे होते हैं धंधे को चलाने के लिए, इससे एफिशिएंसी नहीं बढ़ती, एफिशिएंसी नहीं इंक्रीज होती। नेचर कैसा है कैपिटल का? नॉन रिकरिंग है। अरे बार बार थोड़ी मैं मशीन लूंगा। रेवेन्यू रिकरिंग है, हर 2 दिन में, हर 4 दिन में बुक्स ऑर्डर करनी पड़ती है। कैपिटल से लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, रेवेन्यू से शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा। ठीक है, इंपैक्ट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपैक्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट बनता है या इंप्रूव होता है। ठीक है, इसको मैं बताता हूं, इनकम सोर्स बनता है, इससे इनकम का सोर्स बनता है, इनकम कमाने का सोर्स बनता है। बट रेवेन्यू से इनकम का सोर्स नहीं बनता, वो जो नॉर्मल है ना वही है मेंटेनेंस ऑफ एसेट। टैक्सेबिलिटी के हिसाब से अगर चेक करोगे आप, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता, इस पे डेप्रिसिएशन मिलता है इनकम टैक्स में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन डायरेक्टली जिस साल करा है उस साल मिल जाएगा। ईयर ऑफ अलाउंस, यूजफुल लाइफ में डेप्रिसिएशन मिलता है,
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना साल भर में किया है उतना पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। क्या एसेट बनता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट बनता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई आपका एसेट नहीं बनता। ठीक है, ये 11th-12th में भी था, बेसिक अकाउंटिंग में, अभी भी मैंने बता दिया आपको। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और मजा आएगा। ये कॉन्सेप्ट अभी आपके दिमाग में होना चाहिए, इसको पढ़ लो एक बार। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो मेरे दिन भर का खर्चा है, जो मेरे रोज का खर्चा है, जो बार बार हर बार होता है, जैसे सैलरी देना, लोगों को सैलरी देना, हर महीने सैलरी देता हूं मैं। बट मशीन खरीदना क्या हर बार का खर्चा है? नहीं, हर बार का खर्चा नहीं है, एक आध बार खरीदता हूं मैं मशीन। पढ़िए इसको फुल स्क्रीन करके, 5 मिनट मैक्स और 5-10 मिनट लगेंगे, अपना खत्म हो जाएगा चैप्टर। बस 2 मिनट। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब अपन और बहुत सारे खर्चों को एनालाइज करेंगे ना, ये और क्लियर होगा। ठीक है, बट एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया, क्योंकि अपना इनकम टैक्स का ये 6th लेक्चर है, तो शायद अभी अकाउंटिंग में आपका चालू नहीं हुआ होगा, बट आगे जब अकाउंटिंग में चालू होगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत ज्यादा डिटेल में अकाउंट्स में दे रखा है। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के लिए निकाल के रखे हैं। ठीक है, आप मेरे को बताएंगे कि ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है, और पहले तो ये बताना है एक्सपेंडिचर है कि रिसीट है। पहला, परचेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, मशीनरी खरीदा मैंने, खरीद के पैसा दिया होगा, मतलब ये एक्सपेंडिचर है, ये है एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल है कि रेवेन्यू है ये बताओ। सर ये सेकेंड हैंड मशीनरी है, अरे सेकेंड हैंड बोलो फर्स्ट हैंड बोलो, पर मशीन तो खरीदा है ना आपने। आप काम की बात पे ध्यान दिया करो, काम की बात है मशीनरी परचेस करना, वो सेकेंड हैंड है फर्स्ट हैंड है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप सेकेंड हैंड मशीन रोज रोज खरीदते हो? बताइए इसकी पीरियोडिसिटी क्या है? क्या ये रेकरिंग एक्सपेंडिचर है? क्या हर बार होता है? क्या हाँ रोज जाके सेकेंड हैंड मशीनरी लेके आ जा? नहीं, तो ये क्या रहेगा? रेवेन्यू रहेगा, ये रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओवरहॉलिंग रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ कैपेसिटी, आपने मशीन्स को ओवरऑल किया, पॉलिशिंग समझ लो इसको, जिसके वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ी है। दो चीजें याद रखना है, एक रखना है रिकरिंग है या नहीं है, क्या रोज रोज होता है, मतलब क्या हर बार होता है, क्या बार बार होता है कि एक बार हो रहा है। और दूसरा याद रखना, कैपेसिटी बढ़ रही है कि उतनी ही हो रही है। ये दो चीजें याद रखो, आपका काम बन जाएगा। अब कैपेसिटी बढ़ रही है तो भैया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आया ना? ये कैपिटल, अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने रेवेन्यू लिख दिया था, ये कैपिटल होना चाहिए, रोज रोज नहीं खरीदते भाई मशीन, गलती से रेवेन्यू लिख दिया था। ठीक है, ये सेकंड वाला, हाँ सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, माफ कर, मारना मत, मारना मत। मेरा है ना बस टैक्स वीक है, बाकी सब ठीक है, थोड़ा सा टैक्स वीक है। थर्ड, एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग एसेट टू वर्किंग कंडीशन, एसेट को काम पे लाने के लिए, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए खर्चा किया है आपने। थर्ड केस, मतलब ये जो मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं ना, यहाँ पे आपको पूरी कहानी देंगे कि एक एसेट बंद पड़ा था, पीसीए लिमिटेड इनकर्ड 5 लाख रुपए का खर्चा टू ब्रिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन। तो बताइए ये खर्चा कैसा है, रेवेन्यू है कि कैपिटल है? अब एसेट, आपने एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए खर्चा किया है, मतलब एसेट पहले बंद पड़ा था, नॉन वर्किंग कंडीशन में था, बराबर है? अब नॉन वर्किंग से वर्किंग में लेके आए, मतलब पहले चलता नहीं था अब चल रहा है, मतलब ऑब्वियसली उसमें इंप्रूवमेंट आया है, उसका एफिशिएंसी बढ़ा है, आया ना? तो थर्ड पॉइंट ध्यान में रखेंगे हम, एफिशिएंसी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसका एफिशिएंसी बढ़ा है, हाँ, तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यस। ट्रायल रन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब इसमें ना एक डायलॉग आता है, इसमें एक डायलॉग आता है, अकाउंटिंग का डायलॉग है, आप याद रख लेना, आपको शायद पता भी होगा। एनी एक्सपेंडिचर लिख के रख दो, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल द एसेट
इज रेडी टू यूज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, मतलब कोई भी खर्चा जो आपने किया है, टिल द एसेट इज रेडी टू यूज शैल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट या शैल बी कैपिटलाइज्ड। अगर कोई भी खर्चा आप एसेट को रेडी करने के लिए, एसेट के रेडी होने तक लगा रहे हो, तो उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, मतलब कैपिटलाइज होता है। यहां पे आपने ट्रायल रन कंडक्ट किया, मतलब अरे टेस्टिंग कर रहे थे आप, बिजनेस चालू होने के पहले, बिजनेस चालू होने के पहले, तो ये रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि बिजनेस अभी तक चालू नहीं हुआ था, एसेट ही रेडी नहीं थे, तो एसेट रेडी करने के पहले आपने ट्रायल रन लाया, तो वो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा। ये बहुत फंडामेंटल रूल है अकाउंटिंग का, जिसको नहीं पता है बहुत बेकार अकाउंटिंग है आपका। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल द एसेट इज रेडी टू यूज शैल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होना मतलब कैपिटलाइज होना। फिर ये एसेट बैलेंस शीट में दिखेगा जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो बिफोर कमेंसमेंट अगर ट्रायल रन कर रहे हो तो वो खर्चा कैपिटल रहेगा। आफ्टर कमेंसमेंट आपने ट्रायल रन किया तो वो खर्चा रेवेन्यू रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? अरे भैया एसेट रेडी हो गया था, अब फिर आप उसको चला रहे हो, तो वो तो क्या है, हर टाइम चलाएंगे, ट्रायल रन करके देखते हैं बार बार मशीन का कि बराबर चल रही कि नहीं चल रही। हर सर्विसिंग के बाद मशीन का ट्रायल रन करते हैं, नहीं तो डायरेक्टली उसमें रॉ मटेरियल डाल दिया और मालूम पड़ा मशीन चल ही नहीं रही है, फिर माल फंक्शन हो गया ना मशीन का। तो इसके लिए ठीक है। सिक्स्थ, शिफ्टिंग ऑफ मशीन टू अ न्यू साइट। मशीन आपने एक जगह से उठा के दूसरे जगह लेके गए, कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई है, कैपेसिटी जितना था उतना ही है, मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्या कह रहे हो? यहां सिक्स्थ वाले में एक बच्चे ने क्वेरी पूछा है कि सर ये आप जो बोल रहे हो मशीन को, मतलब आप ये शायद आप यही कहना चाह रहे हो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मशीन को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना, क्या ये डेली करते हैं अपन? क्या रोज रोज करते हैं? नहीं, साल में एक आध बार करते। अरे मशीन को क्या रोज रोज आज यहाँ पे कल वहां पे परसों वहां पे ऐसा करोगे क्या? नहीं। तो सर ये तो हमने एक आध बार किया है ना, तो फिर वो रिकरिंग नहीं है, तो फिर ये रिकरिंग नहीं है तो ये कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि बार बार नहीं करते, एक आध बार करते कैपिटल, बराबर है। बट एक आध बार कर रहे हैं, बट उससे कुछ एफिशिएंसी भी तो बढ़नी चाहिए, कैपेसिटी तो भी तो बढ़नी चाहिए। तो देखो हर बार आप यही मत सोचना कि बार बार कर रहे हैं एक बार कर रहे हैं, आप ये भी देखना कैपेसिटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, आप ये भी देखना एफिशिएंसी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। हर किस्सों पे सही साबित होने के बाद वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है। यहां पे आपने मशीन को शिफ्ट किया दूसरे साइड पे, बट कैपेसिटी नहीं बढ़ी यार। अब कैपेसिटी बढ़ी नहीं है, इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी ही नहीं है, एफिशिएंसी बढ़ी ही नहीं है, तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई इनकम अर्निंग सोर्स जनरेट नहीं हुआ, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ मशीनरी रिजल्टिंग इन एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, लाइफ बढ़ गई मशीन की, कैपेसिटी बढ़ गई, तो भैया ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ब्रो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। एट्थ वाला, अच्छा सुनो, ये जो मैंने पॉइंट्स डाले ना ये स्पेशल पॉइंट्स है, मैंने चिंदी पॉइंट्स नहीं डाले कि सैलरी पेड, स्टॉक परचेस्ड, ये गरीब वाले पॉइंट है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। सैलरी हर बार पे करना पड़ता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। स्टॉक हर बार खरीदना पड़ता, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लोन लिया, क्या रोज रोज लोन लेते क्या? नहीं, तो वो कैपिटल रिसीट है। ये बारीक वाले पॉइंट्स, पांचट वाले पॉइंट्स मैंने नहीं डाले, मैंने तगड़े वाले पॉइंट्स डाले। ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस टू एक्वायर एसेट, एसेट खरीदने के लिए हमने कुछ लीगल खर्चा करा है। मतलब हो सकता है ये जो एसेट मेरे को खरीदना है उसको खरीदने के लिए डॉक्यूमेंटेशन लग रहे, तो वो डॉक्यूमेंटेशन करवाने के लिए मैंने कुछ स्टैम्प पेपर वगैरह लिए, लीगल एक्सपेंसेस किए, ऐसा एक केस बन सकता है। या दूसरा केस ऐसे बन सकता है कि ये जो एसेट मेरे को चाहिए था ना, इस पे किसी और का कब्जा था, मैंने वो कब्जा निकलवाने के लिए वकील से केस लड़वाया, ऐसा भी केस बन सकता है। तो ये बेसिकली कैटेगरी है, इसके अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? आपने एसेट को परचेस करने के लिए खर्चा किया,
अब जैसे ये बॉटल है, ये मान के चल लो कैपिटल एसेट है, इसको खरीदने के लिए मैंने खर्चा किया। तो जो डायलॉग बोला था ना, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल द एसेट इज रेडी टू यूज शैल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। ये एसेट, ये जो एसेट है ना, ये 20 करोड़ का है, और इसको खरीदने के लिए मेरे को 1 करोड़ का और खर्चा करना पड़ा, कोर्ट में केस लड़ना पड़ा, या इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए और 1 करोड़ का खर्चा हो गया। तो मेरे को ये एसेट मिला कितने में? 20 करोड़ इसकी प्राइस है, और 1 करोड़ खर्चा करना पड़ा। एसेट खरीदने के पहले ही खर्चा करना पड़ा, तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा। ये ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट में। आई होप आप समझ रहे हो। ये कैपिटलाइज होगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। 9th वाला, लीगल एक्सपेंस टू प्रोटेक्ट बिजनेस राइट्स। लीगल एक्सपेंसेस टू प्रोटेक्ट बिजनेस राइट्स। अब यहां पे मेरा बिजनेस चालू हो चुका है, उसके बाद में मैं खर्चे कर रहा हूं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि एसेट अभी मेरे पास आ चुका है, उसको बचाने के लिए मैंने खर्चा करा है, और ये खर्चा चलते रहता है। आपको पता नहीं होगा, चलते रहता है, लागू है। इसलिए लोग लॉयर्स की टीम बैठा के रखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज। और हमने तो देखा ही नहीं, मेरे पापा तो 20 साल से किराना की दुकान चला रहे, उनके यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो बेटा, आपके पापा छोटे लेवल पे कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लेवल पे करते हैं ना, उनको रोज कुछ ना कुछ लफड़े रहते हैं। ठीक है, हाँ। एक्सपेंडिचर ऑन टेक्निकल नो हाउ फॉर लॉन्ग टर्म यूज। यहाँ पे क्वेश्चन ही बोल रहा है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए हमने टेक्निकल नो हाउ खरीदा। नो हाउ मतलब समझ लो कोई फॉर्मूला खरीदा है। नो हाउ फॉर्मूला, किसी का सीक्रेट फॉर्मूला खरीदा आपने, कोक बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या आप ये हर बार खरीदोगे? नहीं भाई, एक बार नो हाउ लिया, उसको 50 साल 20 साल यूज करने वाले, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। 11th, एडवर्टीजमेंट फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। हर बार प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं ना, नया एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, हर बार करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार एडवर्टीजमेंट करा 10 साल तक चलेगा, हर साल चलता है। तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना 11th वाला, ये स्पेशल पॉइंट है बेटा, क्योंकि पहले, आज से 7-8 साल पहले तक एक और टर्म आती थी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम की। ये एडवर्टीजमेंट आपको हर बार करना पड़ता है, बराबर है। एडवर्टीजमेंट आपको हर साल या हर 6 महीने में आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तब आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, सही बात है। बट अभी मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, ये मेरी फुसफुस की बॉटल है, इससे ऐसा फुसफुस हो जाता है। अब ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया, अब इस पे खर्चा किया। अगले बार मैंने ये दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके अगले बार 4 महीने में मैंने ये तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया। हर बार मेरे को खर्चा करना पड़ रहा है, बराबर। तो लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट को हर बार खर्चा करना पड़ता है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो मैंने आपको समझा दिया। बट पहले क्या बोलते थे? पहले बोलते थे ये प्रोडक्ट खर्च करने के लिए, जो ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जो आपने खर्चा किया है, या अभी किया है, 6 महीने के बाद ये प्रोडक्ट के लिए किया है, और 6 महीने के बाद दूसरे प्रोडक्ट के लिए किया है। आप ये प्रोडक्ट नए नए लॉन्च कर रहे हो, सही बात है, बट इस प्रोडक्ट के लिए जो आपने खर्चा किया था, ये वाले प्रोडक्ट के लिए, ये कम से कम ऐसा थोड़ी है कि 6 महीने ये प्रोडक्ट बेचेगा। सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अभी सैमसंग का S26 आएगा, S25 के लिए उनने खर्चा किया होगा, उसके पहले S24 के लिए खर्चा किया होगा। अब ये जो S24 के लिए खर्चा किया था, ये इन्होंने 2 साल पहले किया था, फिर S25 के लिए 1 साल पहले किया है, और अभी नाउ ये S26 के लिए खर्चा कर रहे हैं। तो जैसे ही S26 आ जाएगा, क्या ऐसा होगा कि S24 बिकेगा ही नहीं? अरे भाई, बिकेगा भी। तो S24 के लिए जो खर्चा किया है ना आपने, वो आप हर अपने नए मॉडल के लिए कर रहे हो, सही बात है, बट इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। S24 एक साल थोड़ी बिकेगा, अगले साल भी बिकेगा, उससे अगले साल भी बिकेगा। लोग आज भी S22 खरीद रहे हैं। तो पहले इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता था। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता था। काय को? एडवर्टीजमेंट को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले बोला जाता था। बट बाद में कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया या इंड एएस आया,
नाम मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरा काम नहीं है वो दिशा को पता होगा, वो बताएगी आपको। उसने ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। तो आज आज ये आलम है कि जो खर्चे हैं वो आइदर कैपिटल रहेंगे या रेवेन्यू रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है अब। ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर एडवर्टीजमेंट से 2 साल बाद भी तो फर्क फायदा होता है। मैं भी मानता हूं, बट अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोल दिया ना डायरेक्टली, जो अकाउंटिंग करता है कि एडवर्टीजमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने का, तो चुपचाप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने का। एडवर्टीजमेंट क्रिएटिंग ब्रांड इमेज, पीसीए की ब्रांड इमेज के लिए जो खर्चा हम कर रहे हैं सर, हेवी अमाउंट, अरे बाप रे बहुत खर्चा कर रहे हैं, 20-20 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, हमारा ब्रांड आप ही बना देते हो। बट कंपनीज रहती है, शाहरुख खान को हायर किया, धोनी को हायर किया, सचिन तेंदुलकर को हायर किया। अभी 1 साल 3 महीने सचिन तेंदुलकर, बाद में शाहरुख खान, बाद में धोनी, सबको लाए जा रहे हो ब्रांड इमेज बनाने के लिए। सर बहुत मोटा मोटा पैसा दे रहे, पर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार खर्चा किया और बात खत्म हो गई। आप 6 महीने धोनी को लाए हो तो आगे भी किसी बड़े को लाना पड़ेगा, बड़े बड़े स्टार्स को लाते रहना पड़ेगा, तभी जाके आपका ब्रांड इमेज मेंटेन रहेगा। तो ये खर्चा बार बार करना पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट हो। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं ब्रांडिंग एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं ब्रांडिंग एक्सपेंसेस। तो फिर 2 चीजें, एक तो भैया आप घटिया सा प्लेटफॉर्म बनाओ आपका ऑनलाइन, और स्टूडेंट्स को घंटा क्वालिटी मत दो, और बड़े बड़े स्टार्स को पैसा दो हमारे ब्रांडिंग करने के लिए। या फिर दूसरा, हमारे जैसे छोटे गरीब आदमी ब्रांडिंग पे खर्चा ही मत करो, जोरदार लेवल की क्वालिटी दे दो, बच्चा खुद ही ब्रांडिंग करेगा लॉन्ग टर्म। ये मारवाड़ी दिमाग है सेकंड वाला। खैर ठीक है। 13th, कंपेंसेशन पेड। हाँ बराबर है, शाबाश। कंपेंसेशन पेड फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अब यार ये देखो क्या रहता ना, एक एजेंसी होती है, आपने सुना होगा कि भैया किसी भैया ने एजेंसी लिया, ये कंपनी की एजेंसी लिया, वो कंपनी की एजेंसी लिया। ठीक है, अब ये आगे अपने को पीजीबीपी में फिर से डिटेल में आएगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि मैंने है ना डेयरी मिल्क का एजेंसी लिया था। डेयरी मिल्क का फ्रेंचाइजी टाइप। फ्रेंचाइजी को सुना है आपने? फ्रेंचाइजी को सुना है कि नहीं सुना है? फ्रेंचाइजी टाइप कि पूरे पुणे में, पुणे सिटी, होल पुणे सिटी प्लस पिंपरी चिंचवड एमसी, पीसीएमसी, ये पूरे में सिर्फ प्रणव चांडक बेचेगा। ये पूरे सिटी में, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही बेचूंगा, जितनी भी दुकानें हैं सबको मैं सप्लाई करूंगा डेयरी मिल्क का। मतलब क्या होगा, डेयरी मिल्क का जितना भी प्रोडक्शन है पुणे सिटी के लिए वो मेरे पास आएगा और सबको मैं सप्लाई करूंगा, सबका मैं सप्लायर हूं। ये मैंने डेयरी मिल्क का एजेंसी ले रखा है, मैं उनका कौन हूं? एजेंट हूं। तो जिसको भी पुणे सिटी या पिंपरी चिंचवड, पीसीएमसी, पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको पीसीएमसी एरिया बोलते हैं। पुणे है, पुणे के बाजू में लग के एक और एरिया है पीसीएमसी। तो मैंने पुणे प्लस पीसीएमसी दोनों का मिला के डेयरी मिल्क का एजेंसी लिया था। और क्योंकि इतना बड़ा एजेंसी था तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से बनाया था, दबा के पैसा कमा रहा था। बाद में डेयरी मिल्क वाले क्या बोलते, प्रणव भाई आपसे है ना ये पूरा संभल नहीं रहा है, ये बराबर है, इतना बड़ा एरिया संभालते संभालते एक आध दो गलतियां तो हो जाती है। पर डेयरी मिल्क वाले क्या बोलते, प्रणव भाई आपसे पूरा एरिया संभल नहीं रहा है, आप एक काम करो, ये जो पीसीएमसी वाला एरिया है ना ये प्रतीक को दे दो। इन्होंने क्या किया, मेरे से उठा के ये पीसीएमसी वाला एरिया प्रतीक को दे दिया, प्रतीक को दे दिया। अब भैया मैंने बोला ऐसा कैसे, एक दो गलतियां हुई है, प्रतीक को दे दे रहे हो, मैंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है, ऐसा कैसे? गलत कर रहे हो तुम, मेरी एजेंसी को टर्मिनेट करके तुम गलत कर रहे हो। मैंने बोला इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, इतने सारे स्टाफ को हायर कर रखा है, ऐसे कैसे आपने मेरे से एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया? तो उन्होंने बोला ठीक है प्रॉब्लम मत लो, हम आपको कंपेंसेशन देंगे। तो उन्होंने मेरे को पैसा दिया, कितना दिया? 20 करोड़ रुपए। अब मेरे को बताओ ये 20 करोड़ मेरी रिसीट है कि नहीं है? हाँ है। कौन सी रिसीट है?
देखो यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना ही एक बड़ी बात थी। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब पता है क्या ये रोज रोज मिलता है मेरे को? क्या डेयरी मिल्क वाले मेरे को रोज रोज 20 करोड़ देंगे? नहीं भाई नहीं। तो ये मेरी क्या है? ये मेरी कैपिटल रिसीट है। ये मेरी कैपिटल रिसीट है। ठीक है, अब ये कंपेंसेशन मैं ये मान के चल रहा हूं मेरे को पे किया है, अगर मैंने किसी और को पे किया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, रिनोवेशन रिजल्टिंग इन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, मैंने रिनोवेट किया बिल्डिंग को, पहले 4 फ्लोर से एक और फ्लोर बना दिया, या फिर थोड़ी कैपेसिटी बढ़ गई है, बिल्डिंग का एक्सटेंशन हो गया है। एक्सटेंशन हो गया है बिल्डिंग का, क्या हुआ है? एक्सटेंशन हुआ, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। पेंटिंग एंड व्हाइट वॉशिंग, पेंटिंग कर रहा हूं मैं बिल्डिंग को, ठीक है, व्हाइट वॉश कर रहा हूं, व्हाइट वॉश मतलब वही चूना मारना, चूना मारना व्हाइट कलर का। तो मेरे को बताओ, अब जो मैंने पेंटिंग करा, तो पेंटिंग से बिल्डिंग की कोई एफिशिएंसी बढ़ी है क्या? नहीं बढ़ा है। ये है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये रिसीट की जगह यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर कर देना ऊपर 13th में। मान लो कि मैंने किसी और को पे किया, जैसे डेयरी मिल्क ने मेरे को पे किया था ना, तो मान लो मैं डेयरी मिल्क हूं, तो डेयरी मिल्क वाले के लिए खर्चा कैसा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बार बार नहीं देते हो कंपेंसेशन। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने ले लिया है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया है, बट वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो गया है। ठीक है, अब उसके नीचे कुछ कंपेंसेशन और लिक्विडेटेड डैमेजेस वाले पॉइंट है। ये देखो 28 में टैक्सेबल है, मतलब पीजीबीपी की बात कर रहे हैं, सैलरी की बात कर रहे हैं, आईएफओएस की बात कर रहे हैं। तो ये सारे हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने के बाद में अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सारे हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने के बाद में अपन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये मल्टीपल सोर्स है एजेंसीज के और सिंगल एजेंसी है, तो उसका क्या रहता है, ये सारा ट्रीटमेंट अपन बाद में करेंगे। ठीक है, अभी नहीं करते। ये हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट होने के बाद, देखो अभी भी समझा दूंगा मैं आपको, बट अभी समझने में ज्यादा दिमाग लगेगा। जैसे ही हेड्स ऑफ इनकम खत्म हुआ, ऐसा मक्खन की तरह जाएगा ना, मजा आ जाएगा एकदम आराम से। ठीक है, दैट्स इट, आपकी चैट्स खत्म, आपकी चैट्स खत्म। हाँ, अब मेरे हिसाब से ये चैप्टर A to Z बेसिक कॉन्सेप्ट क्लोज हो गया। अब आपका काम क्या है? 2 काम है। जैसी शायद आज रात में ही मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। ठीक है, अभी तक इस चैप्टर के अंदर 12 वीडियोस होंगे, मतलब 6 लेक्चर अपने को लगे हैं। एक और 13th वाला जो वीडियो रहेगा ना, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में, फोल्डर के सबसे लास्ट में, वो रहेगा एग्जाम पीओवी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये एग्जाम पीओवी वाला वीडियो मैं मोस्टली आज रात में डाल दूंगा। लाइव इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि फिर है ना, आप बीच बीच में कुछ भी पूछते हो तो मेरा फ्लो रह जाता है और आपकी फालतू की बातें हो जाती है। तो मेरे को जितना जो सब बताना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चैप्टर के, इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर 1 के बारे में मैं आपको दे दूंगा ये। ठीक है, आप ये एग्जाम पीओवी वाला वीडियो देख लेना, और उसके बाद में, एग्जाम पीओवी के बाद में आप करेंगे रिवीजन, और उसके बाद में आप करेंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्व। ठीक है, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। मैं भी इसकी फोटो ले लेता हूं। डन, तो दैट्स इट फॉर टुडे। यहां हमने चैप्टर 1 अपना खत्म कर लिया है। एग्जाम पीओवी का वीडियो देख लेना, उसमें अपने को सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, सी यू टुमारो। कल क्या करेंगे सर? तो कल देखेंगे यार। ठीक है, मोस्टली रेसिडेंशियल स्टेटस चालू करेंगे। रिवीजन आपको एक बार खुद से करनी है, क्वेश्चन बैंक आपको एक बार खुद से बनानी है, फिर बाद में मैं बनवाऊंगा। डोंट वरी, मैं हूं जिंदा, मरा नहीं हूं। थैंक यू।